आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिम, जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है। किस्त नंबर 23। आखिरी बाब। सफेद घोड़े वाली शहजादी। इसने ख्वाब में देखा, नीम अंधेर में डूबी गली वीरान पड़ी है। इक्का दुक्का स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में चंद कचरे के केन नजर आ रहे हैं। गली के सिरे पे एक मेन होल का ढक्कन खुला पड़ा है। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके करीब जाती है। ढक्कन के साथ कुछ जर्द सा चमकता हुआ नजर आ रहा है। तालिया के कदम उसके साथ रुकते हैं। वो झुक के इस शय को उठाती है। स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में वो पुतलियां सुकेड़ के उसे बगौर देखती है। वो सफेद रंग का खत का लिफाफा है और उस पे कदीम जावी रस्मुल खत में तहरीर है, पुत्री ताशा बिनते मुराद के नाम। नीचे शाही मोहर है और खत भेजने की तारीख 563 बरस पहले की तारीख। किसी जानवर के रोने की आवाज इसकी समात से टकराती है। वो चौंक के सर उठाती है। दूर तारीख गली के सिरे पे एक सफेद हिरन खड़ा है। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखें तालिया पे जमी हैं। इसके मुंह से खून के कतरे टपक रहे हैं। तालिया को देखते हुए पलट जाता है। वो इसके पीछे जाने लगती है, लेकिन इसके कदम जंजीर हो जाते हैं। हिरन रात की धुन में तहलील हो जाता है, जैसे कभी वहां था ही नहीं। धुन हर तरफ फैलने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है। सुबह की दूधिया रोशनी इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के शीशों से अंदर लिविंग रूम को मुनव्वर की हुई थी। एक तरफ सोफे रखे थे और दूसरी जानिब ओपन किचन था, जहां इस वक्त तालिया मुराद बैठी सुबह की चाय के घूंट भर रही थी। साथ ही वो मुस्कुरा के अपने इस छोटे से अपार्टमेंट को देख रही थी। लिविंग रूम की कदा आदम खिड़कियों से नीचे सड़क पर बेहतर ट्रैफिक दिखाई दे रहा था। एक नए दिन का आगाज हो चुका था और लोगों की अक्सरियत अपने कामों में रवाना हो चुकी थी। तालिया मुराद के ख्वाबों का सिलसिला अरसा हुए थम चुका था, लेकिन आज वो जिस ख्वाब से बेदार हुई थी वो न सिर्फ अजीब था, बल्कि इसने तबीयत दर कर दी थी। इसके ख्वाब फिर से क्यों शुरू हुए, और ये हिरन, ये इसने पहले कहाँ देखा था, और वो खत, इन सारे सवालात के जवाब इसको शायद कभी नहीं मिलने थे। लेकिन इस मेन होल को वो पहचानती थी। ये जौकर स्ट्रीट का मेन होल था, जो तालिया मुराद की दो दुनियाओं के दरमियान पुल बना था। क्या किसी ने दूसरी दुनिया से इसके लिए खत भेजा था? इसने सिर झटका और चाय का घूंट भरते हुए जहन बटाने की कोशिश करने लगा। वो पैरों तक आते हल्के जामनी फ्रॉक में मलबूस थी और बालों को आधा कैचर में बांध रखा था। सुबह की मुनासबत से वो कहीं जाने को तैयार लगती थी। सफेद हेड मेज पे ऊंधा रखा था और साथ सुनहरी चेन वाला पर्स था। पर्स नीले रंग का था। इसने चाय पीते हुए पर्स पे दूसरे हाथ की उंगलियां फेरी और मुस्कुरा दी। एक जमाना था जब वो कागज पे एक महल बनाती थी, ऊंचा महल, नीचे सब्जाजार और इसके साथ नीला पानी। लेकिन सब्जा शहर से महल तक जाने का रास्ता बनाना वो भूल जाती थी। इस रास्ते को तलाश करने में इसे एक लंबा वक्त लगा था और बिलाखिर वक्त पे उस पे मेहरबान हो चुका था। इसका ध्यान ख्वाब से हट चुका था और वो वक्त की इस मेहरबानी का सोच रही थी जो इसके साथ हो चुकी थी। वक्त ने चंद आम से नवादरात की कीमत बढ़ा के इन्हें खजाना पाना डाला था और वक्त नहीं, असरक की वसीयत मंसूख नहीं होने दी। तालिया मुराद को इसका खजाना बिलाखिर मिल गया था, लेकिन इस खजाने की कीमत बहुत बड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो सर पे हेड पहने अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो रही थी। हॉल वे की बत्तियों में इसके जामनी लिबास के सफेद फूल चमक रहे थे। ऐसे ही पुलिस जंगल में होते थे, जहां शाही खानदान की छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ तीरंदाजी सीखने जाया करती थी। वो लड़की जो महल से निकाल दी गई थी, अब वो एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। वो कंधे पे चरमी थैला उठाए जंगल में सितारों के जरिए अपने घर का रास्ता तलाश किया करती थी। वो अपने गांव को बचाने निकली थी। वक्त के एक सफर पे सफेद हेड वाली खूबसूरत लड़की चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए अब बिल्डिंग की लॉबी से बाहर निकल रही थी। इसके हाथ में पहनी अंगूठियों के नगीने दिन की रोशनी में चमक रहे थे। एक अंगूठी में बेशकीमत ज़मरुद जुड़ा था। ऐसे ही रंग का घास इस यतीम खाने के बाग में उगा था, जहां वो गुमसुम सी लड़की तन्हा बैठे तस्वीरें बनाया करती थी। ऊंचे महल, सब्ज घास और नीले पानी की तस्वीरें, कभी ना मिल सकने वाले ख्वाबों की तस्वीरें। टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने से पहले इसने पर्स से एक खस्ता नोट निकाला और बिल्डिंग के चौकीदार को थमाया।
اس نے بہت کچھ یاد کروایا تھا۔ ایسے ہی نوٹوں سے بھرا ایک بیگ تھا میں جسے اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے ایئرپورٹ پہ کھولا تھا، اور اس کی زندگی کی ساری کہانی بدل گئی تھی۔ وہ نوٹ اسے یاد تھا۔ وہ ایک زرد ٹیکسی کی طرف آئی اور پتا بتا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ پھر ٹیکسی کا پیلا رنگ دیکھ کے وہ اداسی سے مسکرائی۔ ایسے ہی پیلے سنہری زیورات کو وہ ہڈ والی لڑکی KL کی گلیوں میں عورتوں سے ٹکرا کے آگے بڑھتے ہوئے مہارت سے اتار لیا کرتی تھی۔ تھوڑی دور جا کے وہ مٹھی میں دبی سنہری زیور کو اوپر فضا میں بلند کر کے دیکھتی اور مسکراتی تھی۔ ٹیکسی اب شہر کی سڑکوں پہ تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ ایک دکان کے سامنے گلابی رنگ کے پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کا رنگ ایسا گلابی تھا جیسے ملاقہ کی شہزادی کے کامدار لباس کا ہوا کرتا تھا۔ وہ ناخوش شہزادی جو وقت کی قید میں محل کے ایک ستون سے دوسرے تک بے چین سی چکر کاٹتی تھی۔ ٹیکسی سگنل پہ رکی تو اس نے دیکھا فٹ پاتھ پہ ایک نوجوان کافی کا مگ اور بریف کیس میں تیز تیز دوڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مگ کا رنگ تالیا کے اس مگ جیسا تھا جسی لیے وہ بارش میں فاتح کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ ٹیکسی پھر سے چل پڑی تو اس نے بند کھڑکی کے شیشے کو دیکھا۔ شیشے کی چمک مصر کے اس دریا جیسی تھی جس کا ایک خوف زدہ اور اداس لڑکی نے بحری کروز پہ سفر کیا تھا۔ ٹیکسی منزل مقصود کے سامنے رکی تو تالیا سیٹ بیلٹ ہٹا کے باہر نکلی۔ بیلٹ کا رنگ سرمئی تھا، ایسے ہی رنگ جو جونکر اسٹریٹ کی سڑک کا تھا جس کے ایک مین ہول سے چند دن پہلے وہ باہر آئی تھی۔ وقت سے پورے دائرے میں گھما کے واپس اس کی دنیا میں لے آیا تھا، اور اس دنیا کے سارے رنگ آج صرف تالیہ مراد کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ آگے کیا ہونے والا تھا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس عمارت کی لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے موبائل اسکرین پہ وقت دیکھا تو سامنے چمکتی نیوز فلیش نے اس کی توجہ کھیر لی۔ وہاں تالیہ مراد کی اسرا قتل کیس میں ملوث ہونے کے بارے میں رپورٹ پیش کی جا رہی تھی۔ تالیہ کے ابرو تن گئے، صبح کی تازگی اس کے موڈ سے زائل ہو گئی۔ میڈیا کا اپنا ایک ٹرائل ہوتا ہے، اس میں ملزم کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ سوشل اور مین اسٹریم میڈیا دونوں جگہوں پہ اس وقت تالیہ مراد کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اسرا محمود کی وصیت والی خبر بھی ان کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور تالیہ مراد کے ہاتھ لگا خزانہ اسے مزید مجرم ثابت کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے افسوس سے فون اسکرین پہ انگلی پھیرتی اپنے بارے میں منفی کمنٹس پڑھتی رہی۔ اس خزانے کی ایک بھاری قیمت اس نے ادا کی تھی، لیکن مفت میں بھی کبھی کچھ ملا ہے کیا؟ یہ آخری جنگ بھی وہ ہمت سے لڑے گی۔ اس نے فون رکھا اور مطلوبہ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہاں آتے ہوئے اپنے بارے میں سوشل میڈیا پہ برے کمنٹس پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایڈم کے سامنے اس کی لائبریری میں بیٹھی تھی۔ جدید طرز پہ بنی اس قدیم طرز سے متاثر شدہ لائبریری کے ریکس ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک میز تھی جس پہ کافی کا گرما گرم کپ اور تالیہ کا سفید ہیڈ دیگر اشیاء کے ساتھ رکھا تھا۔ آپ کو میں نے منع کیا تھا وہ منفی باتیں پڑھنے سے، ایڈم خفگی سے بولا۔ تالیہ کی بنسبت وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا جیسے اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے جاگا ہو اور منہ پہ چھینٹے مارے ہوں۔ ایک سوال تھا ایڈم، جب اگر کوئی کمعقل انسان اول فول بولتا تو آس پاس بیٹھے دھن لوگ اسے جھڑک کے چپ کرا دیتے، لیکن اب وہ اداسی سے مسکرائی۔ سرخ انگوٹھی والی انگلی وہ مسلسل کافی کپ کے دہانے پہ پھیر رہی تھی۔ اب ہر احمق اور ہر دانا انسان کو بولنے کا یکساں حق مل چکا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ انٹرنیٹ پہ سفید بیک گراؤنڈ پہ جعلی حروف میں لکھے کسی بھی کال کا یقین کر لیتے ہیں جو بیٹھ کے کسی کو برا بھلا کہنا کتنا مشکل تھا پہلے جب چوبارے پہ لوگ بیٹھ کے کہا کرتے تھے۔ آج یہی کام بورڈ کے پیچھے چھپ کر کرنا کتنا آسان ہے۔ مائنڈ اوور میٹر چیتالیہ، آپ مائنڈ کرنا چھوڑ دیں تو وہ میٹر کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ سوئی سوئی آنکھوں سے مسکرا کے بولا، اس کی اسٹڈی میں پھیلی فائلز اس بات کی خماس تھی کہ وہ رات دیر تک جاگ کے تالیہ کا کیس اسٹڈی کرتا رہا ہے۔ پھر بھی ہم ان برا بھلا کہنے والوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ ایڈم کے پیچھے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم کہہ رہی تھی۔ ہم ان کو نہیں روک سکتے، خود کو روک سکتے ہیں موقع ہونے کے باوجود کسی دوسرے کو برا کہنے سے، چاہے سر عام چاہے کی بورڈ کے پیچھے سے۔ اب تم لگ رہے ہو پرانے ایڈم۔ تالیہ نے کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کے ایڈم کو دیکھا۔ تقریباً پرانے ایڈم، کیونکہ کچھ تبدیلیاں ناقابل واپسی ہوتی۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے چیتالیہ، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ آپ بھی ایک شاہی خاندان کی چھوٹی شکاری لڑکی سے آج ایک چھوڑو اس قصے کو، میں پہلے ہی سارا راستہ یہی سوچتی آئی ہوں۔ اس نے برا منہ بنا کے ایڈم کو خاموش کرا دیا۔ شاہی مورخ نے شانے اچکائے، پھر اپنی اسٹڈی کے ریکس کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ کتابوں نے مجھے پکڑوا دیا، ورنہ میں آپ کو یقین دلا چکا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی ہے۔ ملال سے بولا تو تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا، یعنی تم اس جھوٹ کے ساتھ خوش تھے؟
اور ایک پرانے دوست کے مل جانے کی خوشی کا کیا؟ وہ آسان تھا۔ ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ خیر، چونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ مسز سسرا نے خودکشی کی تھی، تو اب اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے ایک فولڈر اٹھایا اور کھول کے تالیہ کے سامنے رکھا۔ میں مسز سسرا کی فائنینشل ٹرانزیکشن دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی غیر معمولی پیمنٹ نہیں ملی۔ اسرا نے جس شخص سے زہر منگوایا ہوگا یا جس سے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہیک کروایا ہوگا، اس کو پیسے کیسے دیے ہوں گے؟ ہمیں ان پیسوں کا ثبوت نہیں مل رہا۔ ہمیں ہو سکتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں نہ بھیجے ہوں، بلکہ اس کو کیش دیا ہو۔ بے شک کیش دیا ہو، لیکن کیش بینک سے نکلوایا تو ہوگا نا۔ ایسے کاموں پہ بہت خرچہ آتا ہے، اتنا کیش کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا۔ اور اسرا نے ان دنوں میں کوئی بھاری رقم نہیں نکلوائی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ نہ ہم اس شخص کا کوئی سراغ حاصل کر سکے ہیں، نہ اس کو دی جانے والی اجرت کا۔ اب ہم آپ کی بے گناہی کیسے ثابت کریں گے چیتالیہ؟ وہ فکر مند تھا۔ اوپر سے آپ نے وصیت کے نوادرات کو بیچ کے خود کو مزید مشکوک کر دیا ہے۔ عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ اسی لیے 6 سال بعد آئی تھی۔ میں عدالت کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں ایڈم۔ میں اپنی بے گناہی ضرور ثابت کروں گی۔ آزاد یعنی؟ اس نے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے عقب میں روشن کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کر بولنے لگی۔ آزاد یعنی مجھے مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ میرے پاس اپنے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہے مستقبل کا، اپنی زندگی کا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ فاتح کی زندگی میں میری جگہ اب کیسے بنے گی ایڈم۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ صرف ایک بات معلوم ہے، میں اپنی زندگی کے ہر فیز میں یا غم زدہ رہی ہوں یا خوف زدہ۔ ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف مجھے ہمیشہ خوشی کی تلاش رہی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور ایڈم اس کی آنکھوں کو دھوپ سے سنہری پڑتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ پرانی تالیہ لگ رہی تھی اور وہ نہیں بدلی تھی۔ یہی تو مسئلہ تھا، اسے تھوڑا بہت بدلنا چاہیے تھا۔ میں ایک گول سیٹ کرتی تھی اور سوچتی کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی۔ جب مجھے خزانہ ملے گا، جب مجھے محل ملے گا، جب مجھے فاتح ملے گا، جب میں فاتح کی زندگی میں اہم ہو جاؤں گی۔ میں یہاں تھی۔ اس نے اپنی کافی کپ کی طرف اشارہ کیا جو میز پہ رکھا تھا، اور مجھے یہاں جانا تھا۔ اس نے 1.5 فٹ دور رکھے ایڈم کے کپ کی طرف انگلی گھمائی، اور یہ درمیان کا راستہ اس نے انگلی سے میز پہ نادیدہ لکیر کھینچی۔ یہ راستہ ہمیشہ بے چینی سے گزرنا تھا۔ خوف، اضطراب، پریشانی، یہ تینوں میرے اس راستے کے ساتھی تھے۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں قانع اور خوش نہیں ہوتا، اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب میں منزل ملنے یا نہ ملنے کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں، اور اپنا سفر یعنی اپنا خزانہ خوب انجوائے کر رہی ہوں۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ مسکرا کے شانے اچکائے، پھر آگے کو ہوئی اور جتانے والے انداز میں یاد کرایا، ہمیں نہ صرف میری بے گناہی ثابت کرنی ہے بلکہ میشا تاج کا پردہ بھی فاش کرنا ہے۔ میرے پاس اپنے لیے پلان نہیں ہے، لیکن فاتح کو میشا سے بچانے کے لیے پلان ہے۔ اور آن فاتح اور تالیہ کا کیا؟ ایڈم نے بغور اسے دیکھا۔ اس سوال پہ تالیہ کافی دیر تک خاموش ہے۔ ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے، یا آپ خود سے فرض کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا، اس دفعہ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور میں سفر کی بے چینی سے خود کو آزاد کر چکی ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال اس نے فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ اسرا کے فائنینشلز دوبارہ دیکھو۔ بغیر پیسوں کے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کروا سکتا۔ فاتح کے فائنینشلز بھی چیک کرو، شاید اسرا نے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہوں۔ اشر سے وہ ایسے کام کے لیے اتنا بڑا کیش نہیں لے سکتی۔ اشر مشکوک ہو جاتا اور وہ کسی کا شک افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، سنہری چین والا پرس کندھے پہ ڈالا اور ہیڈ سر پہ۔ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ یہ سے کہاں جا رہی ہیں مس مراد؟ دروازہ کھلتے دیکھ کے ایڈم نے ٹون بدل لی۔ لہجہ رسمی ہو گیا۔ تالیہ نے مڑ کے دیکھا۔ صوفی چند کاغذات لیے اندر آ رہی تھی۔ تالیہ نے واپس ایڈم کو دیکھا اور طنزی انداز میں اٹھا کے بنا آواز کے کہا، مس مراد آپ ابھی تو آئی تھی۔ ایڈم نے اس کے تاثرات نظر انداز کر کے اسی لہجے میں پوچھا۔ صوفی بھی ساتھ آ کھڑی ہوئی اور سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سری پردھانا جانا ہے، پردھان منتری سے ملنے۔ پردھان منتری کے پاس روز روز کی ملاقات کا وقت ہے؟ ایڈم نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے کب سے وقت نہیں دیا۔ وقت نہیں ہے، لیکن ہر پردھان منتری کو لنچ بریک ملتی ہے ایڈم صاحب۔ طنزی انداز میں بولی، آپ تب تک اسرا کے فائنینسز میں کوئی بڑی رقم چیک کریں۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو صوفی نے اچنبے سے ایڈم کو دیکھا۔ آپ لوگ بڑی رقم چیک کر رہے ہیں؟ میں سمجھی غیر معمولی رقم چیک کر رہے ہیں۔ وہ لہجے کو سرسری بنا کے بولی اور خالی کپ اٹھا لیا۔ غیر معمولی رقم بڑی ہی ہوتی ہے۔ ایڈم نے صفحے پر لاتے ہوئے سے ٹوکا، میرے لیے؟ ہاں، میں تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتی ہوں کیونکہ میرا تو بہت ظالم ہے اور کنجوس بھی۔ آنکھیں گھما کے اپنے باس کو دیکھا جس نے اس بات کو انسنا کر دیا، لیکن اسرا تو ایک سیاسی بیوی تھی، ڈیزائنر پہنتی تھی، ڈیزائنر خریدتی تھی، ان کی تو ہر ٹرانزیکشن عام انسان سے زیادہ ہوتی ہوگی۔ آپ کو غیر معمولی ڈھونڈنی ہے تو چھوٹی رقم ڈھونڈے، اتنی چھوٹی رقم جو اسرا کی طبیعت کے برخلاف ہو۔ واہ! ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم کافی سمجھدار ہو گئی صوفی، اوچے میں فالتو اشیاء ڈالتے ہوئے خفگی سے بولی۔ اگر آپ مجھے میٹنگ میں شامل کر لیتے، کان میں لگے آلے کی طرف اشارہ کیا جو ایڈم نے اپنی طرف سے بند کر رکھا تھا، تو میں پہلے ہی بتا دیتی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ تیزی سے فائل کی صفحے پر لٹ رہا تھا۔ اس کو سوچ کا ایک نیا انداز ملا تھا۔
श्री प्रधाना की खिड़कियों पे बारिश के कतरे आज भी जमे थे। वो जब उत्तरा जहाया पहुंची तो बारिश शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री का स्टाफ अब उसको पहचानने लगा था। पिछली मीटिंग के बाद फाते ने इसका श्री प्रधाना का एंट्री पास जारी करवा दिया था, जिसके बायस अंदर आने में आसानी थी। उसको दाखिली फसील से वेटिंग रूम में बिठाने तक सब उसको खामोश नजरों से देखते आए थे। वो जानती थी वो इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन तालीम मुराद लोगों की आरा के गम से खुद को आजाद करने की कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो चुकी थी। मुकम्मल आजादी तो आज तक किसी इंसान को नहीं मिली। जिस वक्त वो फाते के ऑफिस में दाखिल हुई, एक नौजवान शेल्फ में एक सियाह कवर वाली फाइल रख रहा था। फाते ने एक नजर फाइल्स के इस ढेर को देखा जो वहां जमा होता जा रहा था और फिर अंदर दाखिल होती तालिया को। फिर वो मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। इसकी तवज्जो फाइल से हट गई। नौजवान ने यसियत से अपने प्रधानमंत्री की बिखरती तवज्जो को देखा और फिर नवारत मेहमान लड़की को। फिर सर झटक के उदासी से दरवाजे की तरफ बढ़ के, आओ बैठो, तुमने लंच किया? वो सीट पे वापस बैठते हुए इंटरकॉम उठाने लगा। जरूरत नहीं है, नाश्ता देर से किया था। आपने लंच कर लिया? जामनी फ्रॉक वाली लड़की कुर्सी पे बैठी और पर्स मेज पे रखा। सफेद हेयर तिरछा करके सर पे जमा रखा था। अंदाज में था गोया इस ऑफिस में रोज का आना जाना हो। ठहर के करूंगा। फाते ने मुस्कुरा के उसे देखते हुए इंटरकॉम पे चाय का ऑर्डर दे दिया। सफेद शर्ट और ग्रे टाई में मलबूस जेल से बाल दाएं जानिब किए वो आज भी वैसा ही लग रहा था जैसा हमेशा लगा करता था। कोट पीछे स्टैंड पे लटका था और सफेद शर्ट के कप पे लगे सिल्वर कफलिंग्स चमक रहे थे। ताली ने और से इसके ताज़ा मुस्कुराते चेहरे को देखा। वो ताली के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया था। रवैया भी दोस्ताना था, लेकिन क्या वॉन फाते वैसे ही था? तुम्हारे केस की तैयारी कैसी जा रही है? इंटरकॉम रख के वो हाथ बाहम फंसाए आगे को हुआ और तवज्जो से पूछने लगा। ताली ने बेफिक्री से कंधे उचकाए। मैं बेकसूर हूँ, मैं ही साबित कर लूंगी, तुम ठीक हो ना? वो इसे गौर से देख रहा था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और दुनिया इस मेज की तरफ से खत्म हो चुकी थी। वो अनफाते के साथ वो होती थी तो वक्त ही थम जाता था। सोचो के सारे शोर खामोश हो जाते थे। मेज के गिर जैसे दायरा सा खींच किया था, रोशनी का दायरा। इस दायरे के पार सब धुआं बन के फिजा में तहलील हो चुका था। मैं ठीक हूँ फाते, और एडम बिन मोहम्मद वो तुम्हारी मदद कर रहे हूँ, उसकी याददाश्त चली गई थी, आपको मालूम होगा। ताली ने परखने वाले अंदाज में पूछा। फाते मुस्कुरा दिया। सीरियसली? पूछ गए। इनकी दायरे की रोशनी तेज हो रही थी। तुमने इस कहानी पे यकीन कर लिया? वो हल्का सा हंसी। आपने भी तो नहीं किया? नहीं, वो महज मुझसे फासला रखना चाहता था। सो मेरा इखलाकी फर्ज था कि इसकी ख्वाहिश का एहतराम करूं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह ना हो तो उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। ताले की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसकी आंखों में अजीब सा मलाल चमका। कैसे मालूम होता है कि किसी की जिंदगी में आपकी जगह है या नहीं? इनके दायरे की रोशनी मान पड़ने लगी। कोई तारीख सा ऐसा था जो इस रोशनी को निगल रहा था। मालूम नहीं किया जा सकता, महसूस किया जाता है। और जब महसूस हो जाए कि इसकी जिंदगी में अपनी जगह नहीं रही तो क्या करना चाहिए? ग्रेसफुल एग्जिट। वॉन फाते ने मुस्कुरा के अबरूज खाया। मुस्कुरा भी नहीं सकी, बस उसको देखी गई। वह सेब जैसा दायरे के ऊपर छाने लगा। वो साया जो बिल्कुल आसेब लगता था अब ऊपर छाने लगा। रोशनी जहां से भी आ रही थी इसका रास्ता रुक गया था। उसे लगा इन दोनों के दरमियान शुरू में ही धुआं सा उठने लगा हो और सारा मंजरनामा धुंधला गया हो। ताली ने पलक झपक के गौर से उसे देखना चाहा, लेकिन धुआं गाढ़ा हो रहा था। वो फाते को ठीक से पढ़ नहीं पा रही। क्या तुम वाकई ठीक हो? वो नरम सी फिक्रमंदी से पूछ रहा था। ताले की नजर इसके अकब में फिसली। फाते के अकब में बनी ऊंची खिड़की के ब्लाइंड्स उठे हुए थे। पीछे सब्ज लॉन दिखाई दे रहा था। लॉन के बीच में एक सफेद हिरन खड़ा था, इतना कोरा सफेद कि जरा सी गर्द भी उसको मैला कर सकती थी। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखें तालिया पे जमी थी। वो आंखें कुछ कह रही थी। इनकी तहरीर पढ़ना मुश्किल था। तालिया फाते की आवाज पे वो चौंकी। वो मुंतजिर सा उसे देख रहा था। मीडिया लोग, हत्ता कि आपके स्टॉफर्स तक, सब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? इसके अंदाज में तलखी थी। चंद लम्हे कबल की शगुफ्तगी अनका हो चुकी थी। आज से कई बरस पहले हम अमेरिका में एक किस्सा सुना करते थे। इस औरत का किस्सा जिसने मैकडोनल्ड को सू किया था। तालिया को इस किस्से में दिलचस्पी नहीं थी। वो मतलाशी नजरों से खिड़की को देखने लगी। सफेद हिरन अब वहां नहीं था। याद है एक जमाने में अमेरिका में एक औरत ने मैकडोनल्ड को इस वजह से सू किया था कि वो कॉफी कप के ऊपर ये क्यों नहीं लिखते कि कॉफी गर्म है, और अदालत ने इसके हक में फैसला दिया। मैकडोनल्ड्स ने $2 मिलियन का हर्जाना अदा किया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कप पे गर्म नहीं लिखा था। मैंने एक किस्सा सुन रखा है। इसकी नजरें सब सदर में इस रंग को तलाश कर रही थी, मगर वो कहीं नहीं था। करीबन सब ने सुन रखा है एक अहम खाना मुकदमा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कॉफी गर्म होती है, लिखने की क्या तुक बनती है। ताज्जुब की बात कि वो औरत मुकदमा जीत भी गई। इस जमाने में अमेरिकी मीडिया ने इस औरत को बहुत लान तान किया था, और लोगों ने भी, क्योंकि ये वो कहानी थी जो मीडिया ने इन्हें सुनाई। अपनी मर्जी का सच। जानती हो इस औरत की असल कहानी क्या थी?
तालिया ने वापस फातिह को देखा। इनके दायरे की रोशनी मद्दाम हो चुकी थी, लेकिन अभी बुझी नहीं थी। इसने अपनी तवज्जो फातिह के किस्से की तरफ मबसूल करनी चाहिए। सच ये था कि वो एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी जिसने ड्राइव थ्रू से मैकडोनल्ड की कॉफी ली थी। इसके भांजे ने वो कॉफी से थमाई तो बूढ़ी औरत ने इसे अपनी गोद में रखा, मगर कॉफी छलक गई, उसकी टांगों को बुरी तरह चला गई। वजह क्योंकि मैकडोनल्ड्स की कॉफी फ़ारेनहाइट जितनी गर्म होती है, किसी भी दूसरी कॉफी शॉप से कई गुना उबलती हुई। मैकडोनल्ड्स को इस वक्त तक 700 से ज्यादा शिकायत आ चुकी थी कि आपकी कॉफी बहुत गर्म होती है, लेकिन मैकडोनल्ड्स ने कान न धरे। वो उदास मुस्कुराहट के साथ फातिह को बोल लेते सुनने गई। कितना अरसा हो गया था इसके किस्से सुने हुए, 6 दिन या 6 साल। वो औरत इतनी बुरी तरह जली के बिस्तरे मर पे आ गई। औलाद का रोजगार खत्म हो गया। इसे वो $2 मिलियन आखिर में मिले भी नहीं। चंद हजार डॉलर देकर मैकडोनल्ड ने जान छुड़ा ली और केस खत्म हो गया। लेकिन कैपिटलिस्ट मीडिया ने मुझे और तुम्हें वो कहानी सुनाई जो इनके सरमायादाराना निजाम के मंशा के मुताबिक थी। मीडिया कभी नहीं बदलता। मीडिया तुम्हारे और मेरे साथ आज भी वही कर रहा है जो उस वक्त कॉफी से जलने वाली बूढ़ी औरत के साथ कर रहा था। मीडिया कभी मेरा सच नहीं दिखाएगा, मुझे अपना सच खुद दिखाना होगा। वो तलखी से मुस्कुराई। लेकिन आपके साथ मीडिया क्या कर रहा है? ना समझे से पूछा। फातिह ने गहरी सांस ली और पीछे को हुआ। टीवी खोल लो, सोशल मीडिया देख लो, हर जगह वॉन फातिह तनकीद की जद में होता है। इसने मुस्कुरा के शाने उचकाए। आप अपनी जॉब से खुश नहीं है? इसने अचंभे से सवाल पूछा। यही तो आपका ख्वाब था, यही तो आप चाहते थे। फातिह फिर क्यों? इस क्यों का सवाल मुझे भी इन 6 सालों में नहीं मिला। फातिह ने पीछे को टीक लगाया। इतराफ में अपने शाहना ऑफिस के इधर दीवार को देखा। ये वैसा नहीं है जैसे मैंने तस्वीर किया था। मैंने सोचा था तालिया मेरे पास मेरे मुल्क की भागदौड़ होगी तो मैं इसमें मुल्क की बेहतरी के फैसले हुआ, लेकिन जब से मैं इस कुर्सी पे आया हूँ मुझे इस कुर्सी को बचाने की तरजीह देनी पड़ती है। अगर ये कुर्सी चली गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले कुर्सी फिर कुछ और आप पिछले कई साल से इस कुर्सी को बचा रहे हैं, हर तरफ से, हर एक के हाथ से। इसने समझते हुए सरसपात में हिलाया। इसका ध्यान अपने दायरे की रोशनी से हट चुका था। लेकिन मैंने मुल्क के हालात देखे हैं। आपने अच्छे फैसले भी किए हैं फातिह, आपने बहुत अच्छे कवानीन बनाए हैं, मगर ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। मैं इससे बहुत ज्यादा करना चाहता था, मगर ये लोग आपको कुछ करने नहीं दे रहे। आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। वो इसका चेहरा पड़ रही थी। कभी आपने सोचा कि आपके दुश्मन आपके करीबी लोगों को भी गद्दारी करने पे मजबूर कर सकते हैं? दायरा बुझने के करीब था। रोशनी कम हुई तो प्रधानमंत्री का अजनबी ऑफिस नुमाया होने लगा। फातिह ने इसकी बात पे चौंक के उसे देखा। खुल के कहो, क्या कहना चाह रही हो? यूं ही कह रही हूँ, मुझे आपके गिर्द कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो आपसे मुखलिस नहीं लगते। वो उसकी आंखों से नजरें हटाए बगैर कह रही थी। अशर मेरे साथ कई बरस से है, मैं जानता हूँ इसने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है, लेकिन असरा इसकी बहन थी। ताली ने पहलू बदला। 6 साल के फासले दरमियान से एतमाद की वो फिजा गायब करती थी जो सब कुछ कहने देती थी। क्या अब वो फातिह से खुल के बात कर सकती थी? मैं अशर की बात नहीं कर रही थी। मेरा मतलब था आपके घर में आने जाने वाले लोग। मेरे घर में चंद मुलाजिम हैं जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करके इन्हें रखा गया है। बाकी मेरे बच्चे हैं, मीशा है और अशर है। वो हैरान होता। मीशा? वो जुलियाना की ट्यूटर, वो आपके घर रहती है? वो चौंक गई। हाँ, इसका कुछ जाती मसला चल रहा है तो जुलियाना और मैंने इसे पेशकश की कि कुछ दिन हमारे पास काम कर ले। कोई बात है क्या? नहीं, ऐसे ही कह रही थी। इसने सर झटक के गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। फातिह इसका यकीन नहीं करेगा। वो जानती थी। मैं चलती हूँ, आपकी ब्रेक खत्म होने वाली है। एक नजर इसने दोनों के दरमियान हायल मेज को देखा। बरसों पहले वो इसकी डाइनिंग हॉल में ऐसे ही मेज के गिर्द बैठी थी और इससे पूछा जा रहा था कि क्या घायल खजाइल की पेंटिंग असली है। उसने मुस्कुरा के कहा था हाँ वो असली है, क्योंकि वो जानती थी कोई इसका यकीन नहीं करेगा। ये मंजर कितनी दफा दोहराया गया था। तालीम रात झूठी और फरेबकार औरत थी। वो फातिह से दिल की बात नहीं कह सकती थी। वो इसका यकीन नहीं करेगा। कितनी दफा फातिह ने इसका यकीन किया था, कितनी दफा फातिह ने इसका यकीन नहीं किया था, मगर अब दोनों के दरमियान कई साल का फासला भी हायल था। फातिह के नजदीक इसकी बात कैसे मुअत्तबर होगी? बस फातिह जैसे मायूस हुआ और कलाई पे बंदी घड़ी दिखी। अभी मेरी ब्रेक में कुछ वक्त है। और ताली ने सोचा कि सारे खेल वक्त ही तो थी। इसे वक्त आया किए बगैर मुड़ना था और हमेशा की तरह कुछ कहे बिना वहां से निकल जाना था। जैसे इसने इन्हें पहली दफा नहीं बताया था कि घायल खजाल की पेंटिंग नकली है। जैसे इसने फातिह को नहीं बताया था कि इसकी फाइल असरा ने चुराई थी। जैसे इसने याददाश्त खो देने वाले फातिह को नहीं बताया था कि वो दोनों कभी वक्त के सफर के साथ गए थे। जैसे वो फातिह को कुएं पे छोड़ के एडम के साथ कदीम मलाका के सफर पे निकल गई थी। जैसे वो हमेशा अपनी बात इसे नहीं कह पाती थी क्योंकि दिल कहता था वो कभी सच्ची करार नहीं दी जाएगी। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहती। इसने सर को खम दे के सलाम किया। तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा? वो ताज्जुब से बोला था। तालिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो प्रधानमंत्री था, वो इसके लिए वक्त निकाल रहा था, फिर इसकी जिंदगी में तालिया की जगह कैसे नहीं थी। वो उस दिन से फातिह को इल्जाम देती आ रही थी कि वो आगे बढ़ चुका है, वो बदल चुका है। कितना अजीब एहसास होता है जब इंसान पे इंकिशाफ हो के इसकी सारी इक्वेशन में
वो खुद ही गलत जगह खड़ा है। इसका चीजों को देखने का जाविया ही गलत है। आतिफ बिन रामजल आगे नहीं बढ़ा था, तालिया से पीछे कहीं रुक गई थी। वो तालिया की अपनी तरफ बढ़ने का इंतजार कर रहा था। क्या अब भी आपकी जिंदगी में मेरी जगह है? इसने खुद को हैरत और बेयकीनी से कहते सुना। और तुम्हें क्यों लगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह खत्म हो चुकी होगी? वो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पे विराजमान गर्दन उठाए सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। मैं समझी इसके अल्फाज टूट के अदा होने लगे। आपके जख्म भर गए होंगे और आप आगे बढ़ चुके होंगे। कुछ लोगों को अनलव करना नामुमकिन होता है तालिया, इनकी जगह जिंदगी से कभी खत्म नहीं होती। ये मेरे हाथ में नहीं था। वो नरमी से मुस्कुराया, लेकिन वो इसी बेयकीनी से उसे देखती रही। क्या इसने कहा अनलव? क्या इसने वाकई ये लफ्ज बोला था? मैं चाहता हूँ कि तुम कल रात मेरी फैमिली के साथ डिनर करो मेरे घर पर। मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाना चाहता हूँ और ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरे घर में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी। इसके अल्फाज ने तालिया मुराद को लाजवाब कर दिया था। इसने धीरे से इस बात में गर्दन हिलाई। ये इकरार था, ये बहुत था। एक बात पूछूं? फातिह ने सवालिया अब्रू उठाई। क्या श्री प्रधाना में कोई सफेद हिरन है? सफेद हिरन? वो हैरान हुआ। मैंने कभी नहीं देखा, मगर मैंने देखा है। वो दिल में खुद से बोली। जब वो बाहर निकली तो इसका ज़हन उलझा हुआ था। अगर फातिह की जिंदगी में इसकी जगह थी तो इस रिश्ते से नाउम्मीद क्यों थी? वो तालिया मुराद थी, वो कभी हिम्मत नहीं हारा करती थी। इसकी इक्वेशन में क्या गलत था? श्री प्रधाना की राहदारी में आगे बढ़ते हुए एक अजीब से सवाल ने अंदर सर उठाया। क्या तालिया मुराद की जिंदगी में वो अनफतेह की जगह थी? इस सवाल का जवाब इसे अपने अंदर ढूंढना था, लेकिन इससे पहले एक काम करना था। इसे मलाका जाना था। वो अपनी आंखों से देखना था कि क्या वहां वाकई वो खत इसका मुंतजर था। वो अब अपने ख्वाब का पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसे इस ख्वाब की ताबीर खुद ढूंढनी थी। तालिया मुराद का माजी एक दफा फिर इसे पुकार रहा था। दोपहर अपने जोबन पे थी, लेकिन इस शॉपिंग मॉल के अंदर चमकती दीवारें इतनी ऊंची थी कि बाहर के मौसम का कुछ इल्म ना हो गया था। मॉल के अंदर रंगों और रोशनियों की एक दुनिया आबाद थी। लोग सारे महीने की मेहनत इन चमकती राहदारियों में लुटाए खड़े थे। ऐसे ही एक मरमरी राहदारी में एडम खड़ा था। इसके साथ इसके छोटे बालों वाली असिस्टेंट कंधे से स्ट्रैप वाला बैग लटकाए हाथ में 2 फोन्स पकड़े खड़ी थी। वो दोनों एक शॉप के सामने मौजूद थे और एडम रुक के मोबाइल पे कुछ देख रहा था। बॉस, मुंतजर सी सूफी ने पुकारा। ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर होने का फायदा ये है सूफी कि 6 साल बाद भी आपकी दुकान इसी जगह मौजूद होती है। इसने मुस्कुरा के सामने वाली शॉप की तरफ इशारा किया। आपके ख्याल में आप दुरुस्त में जा रहे हैं बॉस? सूफी ने बौखर उसे देखा। ऑफ कोर्स, 6 साल पहले अपनी मौत से कुछ दिन कबल असरा महमूद ने अपने कार्ड से एक मामूली सी अदायगी इस स्टोर पे की थी। इतनी कम रकम में इस स्टोर की मामूली सी अंगूठी भी नहीं आ सकती। अगर हम इस रकम का पता लगा लें तो। मैं तालिया मुराद की बात कर रही हूँ। आप कभी किसी के लिए टीका पहन के शॉपिंग मॉल में तफ्तीश करने नहीं आए? वो एकदम चुप हो गया। पी कैप और ग्लासेस पहने वो जीन्स और शर्ट में मलबूस आम लोगों के दरमियान पहचाना नहीं जा रहा था। तालिका के हिस्से सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। एडम ने सरसरी अंदाज में कंधे उचकाए। और तुम्हें जॉब पे रखने से पहले एक जमाने में मैं ऐसी कई तहकीकात कर चुका हूँ, मगर अब तो नहीं करते ना। इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं किया, अब इसके लिए कर रहे हैं तो क्या तालिया मुराद इतना वक्त और तवानाई सर्फ की जाने की हकदार है? वो जताने वाले अंदाज में क्या क्या आगे बढ़ गई। एडम ने हमें बीच कर इसे देखा और हूँ कह के सर झटका। जी हाँ, मिसेस असरा बिनते महमूद हमारे स्टोर की बहुत कस्टमर थी। वो कुछ देर बाद इस कीमती नगीनों से चमकते स्टोर के अंदर के रखे मखमली सोफों पे विराजमान था और सामने बैठा मैनेजर बता रहा था। सूफी आगे होकर बैठी एक एक बात नोट की जा रही थी। एडम अलबत्ता टेक लगाए बैठा था। छत की तेज सफेद रोशनियां इसके संजीदा चेहरे पे पड़ रही थी। वो सूफी की बात पे कदर डिस्टर्ब हो गया था, ये साफ जाहिर था। वो जेवरात की शौकीन खातून थी। सर हमारे यहाँ से जेवरात खरीदा करती थी, मैं खुद इन्हें डील करता था। मैनेजर बात करते करते रुका। एक स्लिप में मलबूस स्टोर का मुलाजिम इसके पास आया और एक प्रिंटेड पेपर इसकी तरफ बढ़ाया। सर ये वो बिल है जो एडम साहब ने मांगा था। वो जाने के बजाय मैनेजर के सोफे के पीछे हाथ बांधे खड़ा हो गया। मैनेजर ने ऐनक लगा के कागज को पढ़ा, फिर इसकी तरफ बढ़ाया। ये रही इस रकम की तफसील जो उन्होंने आखिरी दफा यहाँ अदा की थी। एडम ने तेजी से कागज पकड़ा और नजर सुतूर पे दौड़ाई। वो एक इनवॉइस की कॉपी थी। इसके मुताबिक असरा महमूद ने वो मामूली रकम एक नेकलेस के पत्थर हटा के उसको तोलने के लिए अदा की थी। ये एक डायमंड नेकलेस था जिसके जमरूद हटा के इसकी कीमत लगाई गई थी। क्या आपको याद है वो इस सेट की कीमत क्यों लगवाना चाहती थी? एडम ने चेहरा उठा के मैनेजर को देखा। कनखे से इसने देखा कि वो मुलाजिम लड़का वहीं खड़ा था। वो मुसलसल एडम को देख रहा था। उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन लोग कीमत सिर्फ एक वजह से लगवाते हैं, जेवरात बेचने के लिए। सूफी तेजी से बोली। जी बिल्कुल। मैनेजर के पीछे खड़े लड़के ने पुरजोश अंदाज में तायद की और वो फिर से एडम को दिखने लगा। क्या आपके पास इस रोज की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी? सीसीटीवी ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक रखी जाती है। 6 साल बहुत लंबा अरसा है। सॉरी।
मुझे अंदाजा था। खैर, इस इनवॉइस में इन तीनों डायमंड्स का सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा है जो इस सेट में चढ़े थे। एडम बिल को गौर से देखते हुए बोला, क्या आप मुझे इस हीरे का रिकॉर्ड निकाल के दे सकते हैं? मेरा ख्याल है मिसेस असरा ने वो सेट किसी को बेचा था, इस शख्स ने आगे बेचा होगा, फिर बगैर सर्टिफिकेट के वो इसे आगे नहीं बेच सकता। जी, फिंगरप्रिंट की तरह हर हीरे का सर्टिफिकेट नंबर होता है, ज्वेलर्स की मदद से इस हीरे पे लिखा गया होता है और आम सा आदमी उसको देख नहीं सकता। मैं चेक करके बताता हूँ। मैनेजर साथ रखी मेज की तरफ घुमा और उसकी बोर्ड पे तेज तेज टाइप करने लगा। वो हीरा दुनिया में जहां भी होगा मिल जाएगा। मैं मुतल्लिका इदारों को ईमेल कर रहा हूँ, जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको मुत्तला कर दूंगा। हमारे रिकॉर्ड में इस सेट की तस्वीर भी है, वो भी मैं आपको मेल कर रहा हूँ। हमारा हर सेट यूनिक होता है, एक डिजाइन सिर्फ एक दफा बनता है। मैनेजर तेजी से उंगलियां चलाते हुए कह रहा था। वो नौजवान हुनूस वहीं खड़ा था। इस दिन मिसेस असरा को जिस सेल्स मैनेजर ने डील किया था, उसने पूछते हुए बिल से नाम पढ़ा, नूरजाज लान। क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? जी सर, वो मैं ही था। मैनेजर ने निहायत जिम्मेदारी से बता रहा था। और मुझे याद है वो दिन वो अपना डायमंड सेट लेकर आई थी और इसकी कीमत लगवाना चाहती थी। कोई ऐसी बात, कोई छोटी सी बात जो आपको इस दिन से मुताल्लिक याद हो? सामने खड़े लड़के का देखना इसे खौफ में मुब्तला कर रहा था, मगर वो इसे नजरअंदाज करके मैनेजर से बात करता रहा। वो इस दिन खामोश खामोश सी थी। मैनेजर सोच के बताने लगा, कुछ खास नहीं बोली थी। उन्होंने सेट की कीमत लगवाई थी और वो दोनों चले गए। दोनों? एक आदमी था उनके साथ, पहले कभी नहीं देखा मैंने उसे। इसका कोई नाम, कोई शनाख्त कुछ याद है आपको? एडम तेज से बोला। नहीं सर, इतनी पुरानी बात हो चुकी है, मुझे तो उसकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं। मैनेजर बेचारगी से बोला। खैर, जहां इसने हीरे बेचे हैं वहां से इसका रिकॉर्ड निकल आएगा। एडम ने खुद को तसल्ली दी। सूफी ने गहरी सांस लेकर इसे अफसोस से देखा और नोट पैड पे कुछ लिखने लगी। वो भी सर झुका के अपने मोबाइल पे मैसेजेस देखने लगा। मैनेजर को ईमेल मौसूल हुई तो इसने दोनों को मुखातिब किया। ओके, इस डायमंड शर्ट का पता चल गया है। गुड। वो अब किसकी मिल्कियत है? एडम तेजी से सीधा होकर बैठा। वो सिस्टम में अभी तक असरा महमूद के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो स्क्रीन को देख के बताने लगा। एक दफा फिर बंद गली। एडम ने खौफ से आंखें बंद की। क्या मतलब? सूफी ने ताज्जुब से एडम को देखा। वो सेट असरा ने बतौर उजरत उस शख्स को दिया होगा। वो 6 साल से इस सेट को संभाले क्यों फिर रहा है? वो इसे बेच चुका होगा ब्लैक मार्केट, जरा कम कीमत पे, या इसने हीरो के लेजर नंबर्स मिटवा दिए होंगे। इन क्रिमिनल्स के पास अब ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। एडम ने गनपटी छुई। एक लम्हे के लिए इसे कितनी उम्मीद लग गई थी। इसे लगा यहाँ से कोई सिरा इसके हाथ आएगा और वो तालियों को बचा लेगा, लेकिन सारे खरे वक्त की धूल में मिट चुके थे। हमें अफसोस है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। वो उठा तो मैनेजर और सूफी भी साथ ही खड़े हुए। कोई बात नहीं, आपने अपना वक्त हमें दिया, ये बहुत है। वो जबरन मुस्कुराया। वो नौजवान अब दांत नहीं कोसता एडम को देख रहा था। क्या आपको ये ज्वेलरी देखना पसंद नहीं करेंगे? मैनेजर ने मुस्कुरा के करीबी शोकेस की तरफ इशारा किया। एडम ने एक नजर सामने कतार दर कतार दूर तक पहले शोकेस पे डाली और फिर संजीदगी से मैनेजर को देखा। नहीं थैंक यू, मुझे हीरे जड़े, कफलिंग्स, टाई पेन या घड़ियों का शौक नहीं है। मेरी जनरेशन के लोग पत्थरों की निस्बत एक्सपीरियंस पे पैसा खर्च करने को तरजीह देते हैं। मेरा मतलब था कोई तो ऐसा होगा आपकी जिंदगी में जिसे आप हीरा तोहफे में देना चाहेंगे। मैनेजर खुशगवार लहजे में अबरू उठा के बोला। सूफी ने भी मुस्कुराहट छुपा के एडम को देखा। वाह, अब हीरो से बात आ गई। दिल में कहा, और कहा सिर्फ इतना, वो अब हीरो से खुश नहीं होती। इसके पास सारे जमाने के जवाहरात हैं। फिर मैनेजर से मुसाफा किया और आगे बढ़ गया। वो नौजवान तेजी से इसके पीछे लपका। एडम के साथ चलती सूफी कनकारी। आप क्या कर रहे हैं बॉस? वो सर झुकाए मोबाइल पे टाइप करता हुआ बोला। चितालिया को इस सेट की तस्वीर भेज रहा हूँ ताकि वो वन फतेह से पूछे कि ये सेट असरा की मिल्कियत में है या नहीं। उम्मीद है ये सेट इन्हें कई बरस से नजर नहीं आया होगा। आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? मैं एक दोस्त की मदद कर रहा हूँ। वो सिर्फ दोस्त नहीं है, यकीनन किसी वजह से आप दोनों का ताल्लुक टूट गया था, लेकिन जिस तरह आप इसकी मदद कर रहे हैं आपको फिर से ताल्लुक जोड़ने की उम्मीद है। मुझे नहीं मालूम। इसने सादगी से शाने उचकाए। वो दोनों भी स्टोर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। तो फिर मालूम करें और खुल के इसे सब बता दें। इससे क्या होगा? वो तलखी से सा, फिर आपको कोई पछतावा नहीं रहेगा। और सुने बहुत सारी दुनिया उम्मीद पे ही तो कायम है और अपने फायदे के लिए हम सबको लड़ना पड़ता है। किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। हाँ, दरवाजा खुलने से पहले एडम एकदम वापस घुमा। वो नौजवान जो इनसे जरा फासले पे खड़ा था गड़बड़ा गया। जी? एडम ने तामुल से उठा के पूछा। वो सर मैं वो हक ला गया। रंगत सुर्ख पड़ गई। सूफी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। आप इधर खड़े हो जाएं, मैं आप दोनों की तस्वीर बनाई देती हूँ। बॉस बॉस, इसे आंख से इशारा किया। ओह, वो इस
सारे में ऐसा उलझा था कि इसे भूल गया था वो नौजवान इसे ऐसे क्यों दिख रहा है। वो बेचारा फैन था एडम, कदरे मुस्कुराए तो उसको हौसला हुआ। वो खुशी खुशी उसके साथ आ खड़ा हुआ। सूफी ने अपने फोन से दोनों की तस्वीर खींची, फिर एडम ने ऐसे हाथ मिलाया। वो फैन मूवमेंट में बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। थैंक यू सर, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। जज्बात से बेकाबू हुए बदिक्कत बोल पाया। बहुत शुक्रिया, एडम ने सर को जुम्बिश देकर कहा और मुड़ गया। अपने पीछे इसने सुना वो सूफी से तस्वीर अपने फोन में मुंतकिल करवाते हुए कह रहा था, मैं आज के दिन को सारी जिंदगी याद रखूंगा। एडम बिन मोहम्मद कदम वहीं जम गए। वो आहिस्ता से मुड़ा और ताज्जुब से उस नौजवान को देखा। क्यों, तुम इस दिन को क्यों याद रखोगे? क्योंकि पुनर्विस मुस्कुराया। सूफी को देखा फिर इसको, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आप लाइक मशहूर है। और वो रुक रुक के बोल रहा था। बॉस, सूफी ने आके घुमा के उसे देखा। मैनेजर साहब, वो बुलंद आवाज में कहता वापस स्टूल में आया। बहुत से लोग हाथ रोक के उसे देखने लगे। एडम ने पी कैप उतारी और वापस इस सोफे पर बैठा। मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद मैं आपके डायमंड्स खरीदने के लिए मुत्तफिक हो जाऊंगा। वो बाजू सोफे की पुष्ट पे फैला के मुस्कुरा के बोला। मैनेजर मुस्कुरा के वापस इसकी तरफ आया। इसकी सबसे बड़ी ताकत सेलिब्रिटी होना थी और आज इसी क्षण ने एडम बिन मोहम्मद को कामयाबी दिलाना थी। जॉन्कर स्ट्रीट की रौनक इस दोपहर वैसी ही थी। बादल सारे मलाका पे छाए थे, इसलिए वहां ठंडी सी छाया थी। ऐसे में सड़क किनारे एक टैक्सी रुकी और सफेद हेड वाली तालिया मुराद बाहर निकली। इसके सामने सड़क का वो हिस्सा था जहां से वो 6 साल बाद अपनी दुनिया में वापस आई थी। कितनी देर वो वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके धीरे धीरे कदम इस जानिब उठाए। जामनी फ्रॉक का घेरा टखनों के करीब हवा से फड़फड़ा रहा था और सुनहरी चीन वाला पर्स कंधे से लटक रहा था। उंगलियां बाहम मरोड़ती वो इस मेन होल के किनारे आई, फिर पंजों के बल वहां बैठी। चंद लम्हे वो अपने दिल की धड़कन सुनती रही। मेन होल के ढक्कन में एक कागज को कोना फंसा नजर आ रहा था। किनारे से एक जगह सीमेंट उखड़ी थी, वो वहां बरहना गीली मट्टी नजर आती थी जिसमें एक कोपल उगी थी। इस कोपल पे एक तितली बैठी थी। तितली से आती और इस पे पीले धब्बे थे। ये शायद वो पीली थी और धब्बे सिया थे। तालिया ने हाथ उस जानिब से बढ़ाया तो तितली उड़ गई। इसने तितली का ताकुब नहीं किया, बस हिम्मत करके ढक्कन जरा सा उठाया और लिफाफा निकाला। फिर हाथ से इस पे लगी गर्द और रेत झाड़ी। पुत्री आशा बिनते मुराद के नाम। खत का लिफाफा सफेद था, जर्दी माइल सफेद कागज कदीम जमाने का बना लगता था। इस पे तारीख उस दिन से 1 माह बाद की लिखी थी जब एडम और फातिह के साथ कदीम मलाका से निकली, जब मुराद राजा ने फातिह को वो कारी जख्म पहुंचाया था। तालिया ने उंगलियों पे गिना। ये इसके कदीम मलाका से निकलने के 1 माह बाद लिखा गया था। वो लिफाफा उठाए खड़ी हुई, इसे चेक करने की हिम्मत न थी। इस पे लगी मोहर सल्तनत महल की थी, सुल्तान मुराद राजा की मोहर। क्या वो वाकई इसके माजी की बाज़गश था या इस दुनिया से इस दुनिया में खत भेजना मुमकिन था? तालिया को एहसास हो कि कोई इसे देख रहा है। वो तेजी से उल्टे कदमों घूमी। गली में गैर शनासा लोग आ जा रहे थे, बाजार कोई इसकी तरफ मुतवज्जो न था। वो सर चटक के आगे बढ़ने लगी। कोई इसका ताक़ुब कर रहा है, ये एहसास फिर से होने लगा, लेकिन वो बज़ाहिर इत्मीनान से कदम उठाती रही। एक दूसरी स्ट्रीट में मुड़ते हुए वो तेजी से पलटी। कोई सियाह लिबादे में मौजूद था और तेजी से दूसरी गली की ओट में रुपोश हुआ था। तालिया तेज कदमों से उस तरफ भागी। उसका हेड नीचे गिर गया, लेकिन वो दौड़ के स्ट्रीट के दूसरे सिरे तक आई। सियाह लिबादे में मौजूद शख्स की इस जानिब पुश थी। इसने आहिस्ता से चेहरा मुड़ा। वो चेहरा देख के तालिया साकित से खड़ी रह गई। इसे चंद लम्हे लगे थे उसे पहचानने में। लियाना, वो बेयकीनी से बोली तो लियाना सावरी हल्का सा मुस्कुराई। वो दोनों गली के सिरे पे खड़ी एक दूसरे को देख रही थी। लियाना मुस्कुरा के और तालिया शस्तर होके। ओ नो दातन। वो एकदम हंसी और आगे बढ़ के इसके गले लग गई। फिर इसी तहैयर से हुई और सर से पैर तक उसे देखा। तुम दातन हो ना? वाकई बेयकीन थी। लियाना सावरी के बाल ऐसे ही घुंघरा लेते और लिबास ढीला ढाला सा स्या रंग का था, लेकिन वो अब एक दुबली पतली जसामत की औरत में बदल चुकी थी। वजन कम होने के बायस इसकी सेहत खुशगवार और उम्र कम लग रही थी। हाँ, और मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था, मुस्कुरा के बोली। ताली ने एक दफा फिर इसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे पास पूछने के लिए बहुत सी बातें हैं, मगर पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कैसे कम हुआ? बस तालिया बहुत फाके काटे। रोज घंटों वर्जिश की, मीठा छोड़ दिया, कार्ब्स को खुदा हाफिज कह दिया, फिर कहीं जाके वजन कम हुआ। ताली ने मशकूक नजरों से उसे देखा। तुम झूठ बोल रही हो। जाहिर है मैं झूठ बोल रही हूँ। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करवाई है, ऐसा ऑपरेशन जिसमें मैदा काट के छोटा कर दिया जाता है। मुस्कुराते हुए कंधे उचका के बोली तो तालिया हंसती। तुम नहीं बदलोगी दादा, और किसी इंसान की इससे बड़ी अच्छाई क्या हो सकती कि वो बदलने वाला ना हो। दातन बदोका का तफाखुर से मुस्कुराना। ताली ने प्यार से उसे देखा। आओ वहां बैठते हैं। इसने स्ट्रीट साइड
बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। बहुत सी बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है और मुझे तुमसे सिर्फ यही पूछना है कि तुम कहाँ थी तालिया? इतने बरस मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दातन के अंदाज में अपना यह द्वारा गुस्सा दराया और वो हंसती और सड़क पे गिरा अपना हेड उठाया। दास्तान लंबी है, तुम दास्तान सुनने ही आई हो ना, तो बैठ के सुनो। वो दोनों सड़क किनारे पीछे कुर्सियों की तरफ चली गई। ताली ने हाथ से वेटर को इशारा किया। इसे दातन को दास्तान कॉफी के चंद अतवार के साथ सुनानी थी। तेज बत्तियों से रोशन जूलरी स्टोर में इस वक्त एडम के सामने 4-5 अफराद बैठे थे। सभी से बगौर सुन रहे थे। जो हाथ हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, आप 4 लोग वो हैं जो 6 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं। आप चारों इस दिन शॉप में मौजूद थे जब मिसेस असरा आई थी। जी बिल्कुल, मुझे याद है, मगर हम में से किसी की इनसे बात नहीं हुई थी। आप एक ब्रांडेड स्टोर हैं। आपके पास आने वाले ग्राहक सिर्फ वो होते हैं जिनके पास पैसे की फरावानी हो। यहाँ आम आदमी नहीं आता। शहर के कितने उमरा यहाँ रोज आते होंगे, लेकिन आपको नहीं याद होगा कि 6 बरस पहले यहाँ कौन कौन आया। अलबत्ता असरा महमूद आपको याद है, हालांकि वो इतनी अमीर नहीं थी। बिल्कुल, एक सेल्समैन ऑफिसर बोला। आखिरी साल तो इनकी माली हालात बहुत खराब थे। जिस जमाने में ये हीरो का सेट उन्होंने हमसे लिया था, इस बात को भी कई बरस हो चुके, मगर इनकी आमद का दिन मुझे अच्छे से याद है, एक एक तफसील के साथ। जी बिल्कुल, आपको मालूम है कि एक जमाने में मैं वॉन फाते के पास मुलाजमत करता था। एडम मुस्कुरा के बोला, जी आप इनके बॉडीगार्ड थे। पीछे खड़ा फैन नौजवान तेजी से बोला, बॉडी मैन। एडम ने जब से तसी की। और मुझे अपनी जॉब पे पहले दिन अच्छी तरीके से याद है। और वो दिन वो कैसे भूल सकता था? इस दिन तो सब शुरू हुआ था। तंबू कामिल का घर, उनकी मुलाजमा, असरा का दिया सिक्का। मुझे वो दिन इसलिए याद है कि इस दिन मैं एक सेलिब्रिटी से पहली दफा मिला था। हमें अमीर लोग भूल जाते हैं, खूबसूरत लोग भी हमारी याददाश्त से धुंधला जाते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को रोक के पूछें कि क्या वो किसी सेलिब्रिटी से मिला है, तो वो इस दिन का पूरा नक्शा आपके सामने खींच देगा। जब इसने मार्केट में किसी एक्टर या सिंगर को देखा, कपड़े, जूते, मौसम, एक एक लफ्ज जो सेलिब्रिटी के मुंह से निकला, लोगों को वो सब याद रहता है। एडम पुरजोश अंदाज में कह रहा था, और लोग इस याद को महफूज करने के लिए क्या करते थे? वो सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। आप बताइए, क्या किसी ने उस दिन उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी? और अगर खिंचवाई थी तो लोगों को कहीं दिखाई होगी, फेसबुक या ट्विटर पे? ये मुमकिन नहीं था कि असरा महमूद शॉप में दाखिल हो और कोई इसके साथ सेल्फी न ले और इसे अपलोड ना करे। चंद मिनट में इसके सामने 8 तस्वीर आ गई जो यहाँ काम करने वाले और यहाँ से काम छोड़ने वाले मुलाजमीन के फेसबुक से उठाई गई थी। असरा हर तस्वीर में मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो तकान ज़्यादा लगती थी। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसके अंदर यकीनन वो सेट होगा। सिर्फ एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो सोफे बैठी थी और मुलाजिम ने पीछे खड़े होकर सेल्फी बनाई थी। इसके साथ बैठे शख्स का नीम रोक इस तस्वीर में वाज़ेह नजर आ रहा था। इसके चेहरे पे वाज़ेह जख्म का निशान था। बाल घुंघराले थे। तस्वीर काफी हद तक काबिल शनाख्त थी। जो हमें करना आता है वो हमेशा हमारे काम आता है। वो गहरी सांस लेके बड़बड़ाया। इतने दिन से वो गलत लोगों को ढूंढ रहा था, फला दुकान, फला कॉफी शॉप। वो भरी मार्केट में लोगों से गलत सवाल पूछ रहा था और इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसे सिर्फ इन दुकानदारों से पूछना था कि क्या उन्होंने कभी असरा महमूद को यहाँ से देखा है। और हर शख्स के पास सुनने को एक फैन मूवमेंट से भरी कहानी होती। कितनी ही सेल्फियां निकल आती, सारी कड़ियां मिल जाती हैं। एडम ने गहरी सांस ली और वो तस्वीर तालिया को भेजी। वो अनफाते से पूछ के बताए, क्या वो इस शख्स को जानते हैं? और चेतालिया, जब आपसे मलाका से वापस आएंगी तो मैं आपके पास आऊंगा। मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। इसने वो पैगाम भेज दिया और एक थकी हुई सांस खारिज की। सड़क किनारे बिछी कुर्सियों पे वो आमने सामने बैठी थी। कॉफी के कप सामने रखे थे और फिजा में रोस्ट हुए कॉफी बीन्स की महक फैली थी। तालिया का हेड अपने इस पे रखा था। कॉफी का दूसरा दौर चल रहा था और बातें खत्म होने को नहीं आ रही थी। मैंने इतने साल तुम्हें इतना तलाशा तालिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे वो साल कहीं गए ही नहीं थे। दातन इसकी कथा सुन के हसरत से ठंडी भर के बोली, काश ये ऑप्शन मेरे पास भी होता जिंदगी को पॉज करने का। ये ऑप्शन ना होना ही अच्छा है। खैर तुम बताओ, तुम पुलिस को मतलब तो नहीं होना? नहीं, मैं आजाद हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। वो आंखें घुमा के मुस्कुराई तो ताली ने गौर से उसे देखा। तुमने वो जिंदगी नहीं छोड़ी दातन, इसी जैसे अफसोस हुआ। मेरे पास खामोश रहने का हक है। दातन ने मुस्कुरा के कंधे उचका दिए। तालिया ने सर झटका और कॉफी का कप उठा लिया। बदलने का फैसला तालिया ने किया था, दातन ने नहीं। फातिह से मिली? हाँ, कई दफा। वो आम से अंदाज में बोली। नजरें कॉफी के कप पे झुकी थी। सुबह भी इनके साथ थी। सब कैसा है तुम्हारे दरमियान? दातन इसका चेहरा पढ़ना चाह रही थी। मालूम नहीं, मैं ये देखने गई थी कि इनकी जिंदगी में मेरी जगह है या नहीं, मगर अब सोच रही हूँ कि क्या मेरी जिंदगी में उनकी जगह है। वो घूट बढ़ते हुए दूर तक बिछी मेज कुर्सियों की कतार को देखने लगी। हर कैफे और रेस्टोरेंट के सामने इसका अपना छज्जा बना था जिसके नीचे लोग बैठे थे। इस खूबसूरत से पैर से लुत्फानंदोज हो रहे थे, बेफिक्रे मनमौजी लोग।
शायद वो भी इस लड़की को देख के यही सोचते होंगे कौन अपने अंदर किस जंग से नवाद आजमा है, किसी को मालूम नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में इसकी जगह क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया वाले मुझे अपने प्रधानमंत्री के साथ कबूल नहीं करेंगे। हाँ, दुनिया वाले कहाँ से आ गए? दुनिया वाले ही तो हर जगह आ जाते हैं दातन। वो उदासी सड़क को देखते हुए बोली, वन फतेह इनका हीरो है और लोग अपने हीरो से नफरत नहीं कर सकते, वो इसको शेयर करने वाले से नफरत करने लगते हैं, जैसे लोग ज़ारे रूस निकोलस दोम से नफरत नहीं करते थे, इसकी बीवी अलेक्जेंड्रा से नफरत करते थे, रास्पुटीन से करते थे। हालांकि कसूरवार जार था क्योंकि इसने इन दोनों को अपनी जिंदगी में जगह दी थी, मगर परिस्तार की अंतिम मोहब्बत ये सवाल नहीं पूछती अपने हीरो के लिए इनके पास ढेरों तावीलें होंगी, तालिया मुराद के लिए नहीं होंगी। वन फतेह के साथ जिंदगी का तस्वर मुश्किल लग रहा है। जो इल्जाम मेरे ऊपर लगा है उसको धोए बगैर तो बहुत मुश्किल है। दुनिया वाले मुझे बुरा कहेंगे, अगर उनको मालूम हुआ कि तालिया मुराद फतेह की बीवी है तो वो मुझे होम रेकर कहेंगे। पहली बीवी कभी गलत नहीं होती, दूसरी होती है। शाम अब गहरी हो रही थी, परिंदे आसमान पे गोल की सूरत उड़ते अपने घरों को लौट रहे थे। तो फिर छोड़ दो उसको, निकल जाओ उसकी जिंदगी से, अपनी जिंदगी मुश्किल ना बनाओ तालिया। तुम एक ऐसा इंसान डिजर्व करती हो जिसके साथ तुम सर उठा के जी सको, तुम्हें किसी का खौफ, किसी का गिल्ट ना हो। तालिया ने उदास मुस्कुराती नजर उसकी तरफ उठाई। तुम मैडम की बात कर रही हो? दातन चुप हो गई, फिर गहरी सांस ली। शुक्र है तुम जानती हो। हाँ, मुझे मालूम हो गया था, हमने कहा था कि हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन नहीं कर सके। कई दिन, कई साल। वो कप के दहाने पे उंगली फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, अगर तुम वन फतेह के साथ खुश नहीं हो तो उसको अपनाओ जो तुमसे मोहब्बत करता है। सियाने कहते हैं शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बल्कि उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है। इन सियानों की अपनी शादियों का क्या बना, मैं अक्सर सोचती हूँ। वो हंस के टाल गई। दातन ने नाक चढ़ा के किया। तुम अपने आप को वन फतेह के इंतजार में जाया कर रही हो। तुम एडम जैसे इंसान डिजर्व करती हो तालिया। अब भी वक्त है, तुम फतेह की जिंदगी से इज्जत के साथ अलग हो जाओ, खुद पे कोई धब्बा लगाए बगैर। किसी ने मुझे कहा था कि किसी को अनलव करना आसान नहीं होता। मैं कोशिश करूंगी कि फतेह को अनलव कर सकूं। शायद ये फैसला तब आसान हो जाए। फिर इसने घड़ी देखी, मेरे पास अभी एक दिन है, कल मुझे फतेह की फैमिली के साथ डिनर करना है। फतेह ने बुलाया और अगर तुमने वन फतेह को छोड़ ही देना है तो इसकी फैमिली से मिलने का मकसद, मैं इस मीशा ताज से मिलना चाहती हूँ जिनके घर रह रही है। वो जूलियाना की होम ट्यूटर है। और उसने मुस्कुरा के दातन को देखा। तुम्हें उसको देख के कोई याद आया? कौन? दातन ने ताज्जुब से उसे देखा। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई। मैं दातन, मैं तालिया। वो मेरी कार्बन कॉपी है। किसी ने 2 साल पहले से फतेह की जिंदगी में दाखिल किया है और वो सिर्फ इसीलिए धोखा खा गए क्योंकि इन्हें इसको देख के मैं याद आती थी। वो कौन वुमन है और मुझे उनको उससे बचाना है। तालिया, दातन ने आहिस्ता से कहा, 2 साल एक लंबा अरसा है एक कौन खेलने के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे और इसके दरमियान कोई खास मुशाबियत है। इतनी मुशाबियत होने का ये मतलब भी तो हो सकता है कि फतेह एक ही तरह की औरतों को अपनी जिंदगी में जगह देता है। ताली ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम मीशा ताज के बारे में गलत भी हो सकती हो। तालिया, तुम अभी तक 6 साल पहले के टाइम फ्रेम में हो। यहाँ एक जमाना बीत चुका है। इतना वक्त किसके पास होगा कि वो तुम्हारे जाने के 4 साल बाद किसी को फतेह की जिंदगी में भेजेगा और फिर 2 साल तक इस औरत ने इन्हें कोई नुकसान नहीं दिया? अब क्यों देगी? तुम्हें मेरी अकल और समझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। तालिया खुदगी से कहते हुए उठ गई। अपनी अकल से पूछो कि कहीं वो तुम्हें वही तो नहीं दिखा रही जो तुम देखना चाहती हो। तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि फतेह की जिंदगी में कोई और भी है। तुम बस यही चाहती हो कि किसी तरह उनको तुम्हारी जरूरत पड़ती रहे, तुम उनके हर मसले से उनको बचाती रहो। वो संजीदगी से कह रही थी, और तुम्हारा अपना केस, इसकी तहकीक कौन करेगा? एडम, क्योंकि दोस्त इसीलिए होते हैं। वो शाने उचका के बोली, खैर छोड़ो मीशा को, मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगी। बहरहाल मेरे घर का पता तुम्हें मालूम होगा। मैं तुमसे कल KL में मिलूंगी। तब तक तो मुझे मीशा ताज के बारे में जितनी मालूमात मिल सके ढूंढ के दे दोगी। दातन ने मुंह बना के उसे देखा। तुम इस जिंदगी को तर्क कर चुकी हो। अब मैं तुम्हारी क्राइम पार्टनर नहीं रही। अब मैं तुम्हारे लिए क्यों रिसर्च करूंगी? तालिया, कहा ना दोस्त इसीलिए होते हैं। इसने मुस्कुरा के हेडसेट रखा और हाथ उठा के दूसरी जानिब से आती टैक्सी को इशारा करने लगी। तुम अब कहाँ जा रही हो? दातन ने पीछे से पुकारा। उस शख्स से मिलना है जिसने मीशा को भेजा है। मैं जानती हूँ वो कौन है। वो आगे बढ़ गई। टैक्सी ड्राइवर को पता बता के इसने पर्स से वो खत निकाला और फिर धड़कते दिल से लिफाफे की मोहर तोड़ी। अंदर जल्दी माइल कागज पे सिया रोशनाई में लिखी तहरीर देखते इसकी आंखें धुंधला गई। वो इस लिखाई को पहचानती थी। प्यारी तालिया, तुम्हें गया आज 23वां रोज होने को आया है। मेरी फतवात में इजाफा हो रहा है और मेरे दुश्मनों को शिकस्त हो रही, लेकिन कोई भी खुशी तुम्हारे बिछड़ने की गम का नहीं मुल बदल नहीं हो सकती।
तुम मुझे बहुत अकेला करके चली गई हो। मैं मानता हूँ कि मेरे किए अक्सर फैसले बहुत गलत थे। मैंने वन फतेह को तकलीफ पहुंचाई। नहीं मालूम कि वो उस दुनिया में पहुंचने तक जिंदा रहा या नहीं। नहीं मालूम कि अपनी दुनिया में मैं जिंदा हूँ या मुर्दों में से हूँ। नहीं मालूम कि तुम अपनी किताबों में मेरे बारे में क्या पढ़ोगी। गलत थे मेरे फैसले, मैं मानता हूँ, लेकिन इस सब में एक चीज सच्ची थी, तालिया की मुराद राजा से मोहब्बत, और मुराद राजा की अपनी असली बेटी तालिया से मोहब्बत। मैंने जो कुछ किया मोहब्बत में किया। मोहब्बत इंसान से क्या नहीं करवाती? चोरी, कत्ल, जंग, बस एक मोहब्बत नहीं करवाती। मैं तुमसे वो मोहब्बत नहीं कर सका जो मुझे करनी चाहिए थी। नहीं जानता कि तुम्हारी दुनिया में वक्त की सुई कहाँ है, लेकिन एक मलाल हमेशा रहेगा। काश तुम मुझे यूं धोखा दे करना चाहती। तुम मुझसे लड़के रू पीट के मुझ पे गुस्सा करके चली जाती तालिया, लेकिन धोखा दे करना चाहती। मुझे ठीक से अलविदा कहने का मौका तो देती। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं अपनी दी गई तकलीफ की सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन जानती हो तुम्हारा दिल क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि तुमने मुझे तकलीफ दी है। तुम्हारा ये दुख कभी दूर नहीं होगा तालिया। तुम चाहे मुल्को फिरो, चाहे इन सारे मसलों से निकल आओ जिनमें तुम गिरफ्तार थी, चाहे तुम्हारे पास जमाने भर के खजाने आ जाएं, या तुम्हें अपना मनपसंद आदमी मिल जाए, तुम जहाँ भी जाओगी मेरी बेटी, तुम्हारा ये जख्म कभी नहीं भरेगा, सिवाय इसके कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में सुकून नहीं मिलेगा। ये बद्दुआ नहीं है, ये हकीकत है। तुम्हारा बाप मुराद। खत के सफे पे जगह जगह गिरते आंसू ने रोशनाई मिटा डाली थी। इसने गीली सांस नाक से अंदर खींची। शोफर ने बैक व्यू मिरर में इस लड़की को देखा जो खत तय करते हुए पर्स में रख रही थी। इसकी झुकी पलकों पे कितने आंसू आन ठहरे थे। किसी को अनलव करना वाकई आसान न था, ना फाते को, ना मुराद राजा को। वो गली 6 साल में कई दफा बदली होगी, लेकिन तालिया को वो आज भी वैसी लगी थी। वही गमले, वही फर्श और जुल्फी के घर के सामने बने 2 स्टेप। वो इस गली में दाखिल हुई और चुपती नजरों से तरफ का जायजा लेने लगी। इसकी आंखों के सारे आंसू अब सूख चुके थे और इनमें सर्द मुहरी तराई थी। मकान के दरवाजे पे जंजीर में लिपटा ताला लगा था। यूं मालूम होता था इसके घर को बरसों से किसी ने नहीं खोला। जामनी फ्रॉक वाली लड़की सीने पे बाजू लपेटे चंद लम्हे तनफ्फर से इस मकान को देखती रही। फिर वो दरवाजे के सामने बने स्टेप पे बैठी, एटतर के साथ रखा और ऊंची आवाज में बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ जुल्कफली। गली सुनसान थी, मगरिब गहरी हो चुकी थी और सारे पे जामनी अंधेरा फैला था। बाजार इसके इर्द गिर्द कोई न था, लेकिन तालिया जानती थी कि वो किसी कोने से इसे देख रहा था। चंद लम्हे गुजरे, गली के दूसरे कोने से कदमों की चाप सुनाई दी। जीनों पे बैठी तालिया ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। लंबी बरसाती पहने, सर पे सिया हैट जमाए वो इसकी तरफ चलता आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, इसके चेहरे का एक एक नक्श फासिक होता गया। इसकी आंखों की चमक आज भी वैसी थी। झुर्रियों ने अलबत्ता जल को करेले के खोल की मानंद कर दिया था। कड़वे करेले जैसे कलमों से बाल सफेद होते नजर आ रहे थे। वो जेबों में हाथ डाले ऐन इसके सामने आ खड़ा हुआ, फिर हेड वाला सर झुका के इसे देखकर मुस्कुरा के अबरू उचकाए। क्या चीज शहजादी को मेरे गरीब खाने पे ले आई आज? ताली ने गर्दन उठा के उसे पुतली आंसू केड़ के देखा। तुम भी अजीब आदमी हो जुल्कफली। वो अफसोस से उसे देख के कहने लगी, मैं तुमसे पहली दफा तब मिली थी जब मेरे पापा जख्मी थे। तुमने मुझे इनकी दवा दी थी, इस शर्त पे कि उनको तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। मोहब्बत की बेबसी भी अजीब होती है, सारी शर्तें मनवा लेती है। तुम्हें जवान खून चाहिए था अपनी साहिराना कुव्वतों को बढ़ाने के लिए। जितने लोगों को तुम जादू सिखाओगे इतनी तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। मैंने मपुरों की किताबों में पढ़ा है इस बारे में, इसलिए तुमने मुझसे मेरा बाप ले लिया और उसको जादूगर बना डाला। वो ठहर ठहर के बोल रही थी, अगर तुम्हारा बाप जादूगर ना होता तो क्या वो सारे जुल्म न करता जो इसने किए? पुत्री तालिया, किसी हुनर का सीखना इंसान की फितरत नहीं बदलता। सांप की फितरत में डस लेना है, वो मस्जिद में रह के भी नहीं बदलता। जैसे तुम नहीं बदले, वो दुनिया हो या ये दुनिया, तुमने हर जगह दूसरों को धोखे सिखाए। जादू भी तो एक धोखा है। तुम अपनी दुनिया में जादू करती, हमारी दुनिया में कौन आर्टिस्ट कहलाए? जब मैं तुम्हें भुला चुकी थी तब मुझसे तुम यतीम खाने में मिले और तुमने मुझे फिर से धोखा दिया अपनी शनाख्त छुपा के। वो चमकती आंखों से मुस्कुरा रहा था। नहीं, मुझे तासुर देके कि ये तुम मुझे अडॉप्ट करने जा रहे हो। पहली दफा मुझे यकीन हो चला था कि मुझे एक बाप, एक घर मिलने वाला है। ताली ने सारी उम्र क्या चाहा है इसके सिवा कि इसका कोई घर हो, कोई फैमिली हो, लेकिन नहीं। बरसों बाद मैं तुम्हें दोबारा मिली, तब भी तुमने मेरे साथ यही किया, मुझे एक फ्रेब के पीछे लगा दिया। क्या मैंने तुम्हें बहरूपिया बनाया? याद रखो, तुम मेरे पास आने से पहले भी छोटी मोटी चोरियां शुरू कर चुकी थी। मैं वेलनरेबल थी। इसकी आवाज अब सब पार्ट नहीं रही थी, इसमें उदासियां घुल गई थी। मेरे ख्वाब टूटे थे, मेरे पास गुर्बत में गुजारा करने की चॉइस थी। मैंने गलत फैसला किया, लेकिन तुम्हारे पास भी चॉइस थी तालिया की रूह को बचा लेने की। तुमने भी दुरुस्त फैसला नहीं किया, तुमने मुझे फ्रेबकारी की दुनिया में गिरने दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे पीछे तुम्हारी हिफाजत की। तुम मुश्किल में मेरे पास आई थी और तुमने क्या किया? मुझे जहर देना चाहा।
दोनों अंधेर गली में आमने सामने मौजूद थे। वो अभी तक बैठी थी और वो खड़ा था। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, धोखा दिया था। मैं तुमसे चाबी मांगने कभी ना आती अगर तुम मुझे इस चाबी के चक्कर में ना पड़ने देते। तुम मुझे मेरा माजी भूले रहने देते। भूलना एक नेमत थी जुल्कफली, तुमने मेरी नेमत मुझसे छिन जाने दी और तुमने मुझसे धोखे से चाबी हासिल कर ली। मैंने कहा था ना, तुम्हें धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे 6 बरस जाया हो गए तालिया। अगर मेरे 6 बरस जाया हुए तो तुम्हारे भी ये साल किसी अच्छे काम को करने में नहीं गुजरे। अब मेरी बात सुनो जादूगर, इंसान का जो वक्त किसी अच्छे काम में ना गुजरे वो ऐसा होता है कि जैसे इसने वो गुजारा ही नहीं। बोरिंग रूटीन में रहने वालों को इसीलिए लगता है कि वक्त किसी से गुजर गया। वक्त सिर्फ इनका जाया नहीं होता जो रोशनी के सफर पर निकलते हैं। तालिया को अफसोस नहीं है कि इसके साल जाए हुए। तालिया को तुमसे चाबी हासिल करने के पे भी कोई पछतावा नहीं था। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? ये कहने के मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है, बल्कि तुम्हारे गुनाह ज्यादा ही होंगे। फिर फातिह के पीछे मीशा को भेजने की क्या जरूरत थी? जुल्कफली की अबरू चंबे से पीछे। मैं समझा नहीं, कौन मीशा? वो हैरान हुआ था। तालिया ने अफसोस से सर झटका और उठ खड़ी हुई। वो इस स्टेप पे खड़ी इससे कदरे ऊंची लग रही थी। तुम्हारी जबान 2 कामों में माहिर है, जादू और झूठ, लेकिन तालिया को सच और झूठ का फर्क करना आता है। तुमने इस औरत को मेरे सांचे पे दाखिल किया और फातिह की जिंदगी में दाखिल किया। सिर्फ तुम जानते थे कि हमारे दोनों जबानों की बातों के बारे में सियाह घोड़े और जाने क्या कुछ। तुम फातिह को नुकसान पहुंचा के तालिया से बदला लेना चाहते थे। नहीं पुत्री तालिया, उलझन बरहमी से बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं किसी मीशा को नहीं जानता, ना मुझे किसी को यूं भेजने की जरूरत है। मेरा अनाद तुमसे था, वॉन फातिह से नहीं। वो तलखी से बोला, तुम मेरे तनफ्फुर में अंधी हो चुकी हो कि अपनी असल दुश्मन को ढूंढने के बजाय मैं तुम्हारे झूठ सुनने नहीं आई। ये बताने आई हूँ कि अगर वो एक कदम नीचे उतरी और इसके मुकाबले खड़े होकर इसकी आंखों में झांका, अगर तुमने वॉन फातिह को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो वो इस्तेज़ाया मुस्कुराया, तुम किसी की जान नहीं ले सकती क्योंकि मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था। जुल्कफली तलखी से मुस्कुराया, तुमने अलिफ लैलवी कहानियां पढ़ी है पुत्री तालिया? इनमें एक शहजादी होती है जिसको अगर कोई जहर दे डाले या किसी टावर में कैद कर दे या सुतीली माँ इस पर जुल्म करे तो इसे बचाने एक शहजादा आता है सफेद घोड़े पे और वो इस कहानी के सारे किरदारों को इनके गमों से निकाल लेता है। तुम भी अपनी कहानी को वही सेवियर हो, सफेद घोड़े वाली शहजादी, अपने स्याह माजी से गायब हो के अच्छाई के सफेद रास्ते पे चलने वाली। और सफेद घोड़े वाली शहजादियां किसी की जान नहीं ले सकती। वो कह रहा था और तालिया से चुपती नजरों से देखती गई। फिर इसके कान के करीब से चेहरा झुका के बोली, जुल्कफली। इसकी आवाज सरगोची से भी हल्की थी। सफेद घोड़े वाली शहजादियों का जमाना गुजर चुका है। फिर वो अपना हेड लिए आगे बढ़ गई। जुल्कफली तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसे जाते देखता रहा। अगली सुबह और अगली दोपहर यूं गुजर गई कि पता ही न चला। पता जाया कि आसमान पे सरेशामी सियाह बादल इकट्ठे होने लगे। इनके गरजने की आवाजें ऊंचे महलों में रहने वालों को अपने आरामदेह लिविंग रूम्स में भी वाज़ेह सुनाई दे रही थी। आज रात बारिश खुल के बरसी थी। ये था वॉन फातिह की रिहाइश का भी बार बार बिजली की चमक से रोशन होती, फिर अंधेरा छा जाता। अंदर स्टडी में वो अपनी मरकजी कुर्सी पर बैठा था। वो सामने बैठे सिकंदर और जुलियाना को धीमे लहजे में जो बात बता रहा था, इसे सुन के जुलियाना ने कोई तासुर नहीं दिया। अलबत्ता सिकंदर में धक्के खड़ा हुआ, क्या मतलब? इसने बेयकीनी से आपको देखा। तालिया मौद हमारे घर आ रही है, वो हमारे साथ डिनर करेगी। तालिया फैमिली है सिकंदर। तालिया फैमिली नहीं है। वो दबा दबा सा रहा है। इसके 9 उम्र चेहरे पे गुस्सा सुर्खी फैला रहा था। सिकंदर, वो इतने ही तहम्मुल से बोला, वो हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी होती थी। ये इसका बुरा वक्त है, इस पे गलत इल्जाम लगा है, हम उसको अकेला कैसे छोड़ दें? डैड आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसने हमारी माँ का कत्ल किया है। सारा मीडिया यही कह रहा है। मीडिया तो ये भी कहता है कि मैं एक बुरा हुक्मरान हूँ। क्या तुम इन बातों का भी यकीन कर लेते हो? इसके अंदाज में अब के बरामद आई। सिकंदर चुप हो गया। फातिह ने जुलियाना की तरफ चेहरा मोड़ा, क्या तुमने सिकंदर को नहीं बताया? सिकंदर ने चौंके से देखा, क्या? जुलियाना खनकारी, फिर सिकंदर की तरफ देखा। डैड ठीक कह रहे हैं, अली ने मामा का कत्ल नहीं किया था। जो केक वो भेजती थी वो मैंने खुद देखे थे। इन पे आइसिंग नहीं होती थी और जहर आइसिंग में था, केक में नहीं। आइसिंग कोई भी छिड़कता था। सिकंदर चंद लम्हे उलझन से इसका चेहरा देखता रहा, फिर फातिह की तरफ उठ गया। कौन? देखो सिकंदर, तुम्हारी मामा के एक पुराने मुलाजिम का आज सुराग मिला है। वो जानता है कि तालिया बेगुनाह है। वो गवाही देगा और तालिया बरी हो जाएगी। ये इतना सिंपल है। सिकंदर ने दोनों अबरू सवाली अंदाज में उठाया, यानी तालिया मुराद बेकसूर है। दरअसल गवाह सामने आने वाला है। हाँ, मैं जुलियाना नहीं हूँ डैड, जो मैं इस बात का यकीन कर लूंगा। वो एकदम फनका रहा कि तालिया मुराद की कहानियों में से एक है। इसके पास बहुत पैसा है, वो किसी को भी खरीद सकती है। सिकंदर
फातिह ने गहरी सांस लेकर इसको पुकारा। इसने मेरी माँ का कत्ल किया है, मैं बस यही जानता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं तमीज से इस डिनर में बैठूं तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद न रखें कि मैं इसकी कहानी में आऊंगा। वो पैर पटक के उठा और तेज से बाहर चला गया। बादल जोर से गरजे और खिड़कियों के बाहर बिजली चमकी। अगले ही पल स्याही फिर से छा गई। फातिह ने अफसोस से उसको जाते देखा। इसको क्या हो गया है? क्या बाप तालिया को नहीं बुलाएंगे? जूलियाना ने तसब्बुर से पूछा। जाहिर है मैं इसे बुलाऊंगा, तालिया फैमिली और हमारे घर में इसकी जगह हमेशा रहेगी। मजबूत लहजे में कहते हुए उठा तो जूलियाना मुस्कुराई। मुझे तालिया मुराद थोड़ी बहुत याद है, मुझे वो हमेशा अच्छी लगती थी। वो सादगी से बोली तो फातिह मुस्कुरा दी। इधर सिकंदर अपने कमरे का दरवाजा खोल के गुस्से से अंदर दाखिल हुआ तो देखा इस स्टडी चेयर पे अशर रिलैक्स अंदाज में बैठा है, जींस पे जर्सी शर्ट पहने। वो हाथ में सिकंदर की गेंद को मारा है। सिकंदर ने दरवाजा बंद कर बिगड़े हुए तासरात के साथ बेड के किनारे बैठा कुशन को ठोकर मारी। तो ये सच है, ताली मुराद आज डिनर हमारे साथ करेगी? अशर गेंद को देखते हुए बोला तो सिकंदर ने उससे घूरा। डैड को नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो इनका ब्लाइंड स्पॉट है। तुम इसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। इसने गेंद रखी और संजीदा आवाज में उसे समझाने लगा। तुम्हारे डैड जिंदगी के इस हिस्से में बहुत अकेले हैं। इनको ताली की सूरत में एक लाइफ पार्टनर मिल रहा है और इसमें कोई बुराई ना होती अगर वो काका का कत्ल ना कर चुकी होती। आप सारा वक्त मुझे ही बोलते रहते हैं, डैड को समझाते क्यों नहीं है? उसे चौके बोला। अशर ने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए। तुम्हारे डैड समझाने की हदूद से निकल गए हैं। ये लड़की खतरनाक है सिकंदर, ये तुम्हारे डैड को नुकसान पहुंचाने के लिए इनकी जिंदगी में दाखिल हुई है। मैं बता रहा हूँ, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। वो अफसोस से कहता उठ खड़ा हुआ, वरना तो हर दूसरी शाम इसके साथ एक ही मेज पे डिनर करने पे मजबूर हो गया। अशर चला गया और सिकंदर दरवाजे को घूरता रहा। जिस वक्त दातन इसके अपार्टमेंट में दाखिल हुई, लिविंग रूम की खिड़कियों के बाहर शाम उतरती दिखाई दे रही थी। बिजली वक्फे वक्फे से चमक रही थी। दरवाजे का कॉम्बिनेशन कोडी से मालूम था, ताली ने पहले से बता रखा था। वो अंदर आई, अपना बैग सोफे पे डाला, ताली की तलाश में नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा बेडरूम का दरवाजा खुला था। तालिया, ताल, वो जो मगन से पुकारती अंदर आ रही थी, चौखट पर टटक के रह गई। तालिया ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। मिरर की सफेद वेनिटी लाइट्स रोशन थी। इनकी तेज रोशनी में वो कोई सफेद मूरत लग रही थी। वो बालों के जुड़ में पीने लगा रही थी। आवाज पे पलटी से देख के दातन मुतहिर रह गई। वो सफेद और सिल्वर इंडियन साड़ी में मलबूस थी। साड़ी के आस्तीन कलाइयों से जरा पीछे तक आते थे। बालों का ढीला जूड़ा बनाए, छोटी घुंघरियाली लटे गालों पे गिराए, वो गहरा काजल लगाए तैयार थी। गर्दन में हीरो का नाजुक नेकलेस पहन रखा था और कानों में सुर्ख याकूत जड़े बुंदे थे। दातन को देख के वो उदासी से मुस्कुराई। तुम कितनी हसीन लग रही हो तालिया, पतली होके तुम भी अच्छी लगती हो। वो मुस्कुरा के आईने की तरफ मुड़ गई, फिर ब्रश पे जरा सा पाउडर उठाया और गाल की ऊंची हुड्डी पे फिरने लगी। तुम फातिह के घर जा रही हो? दातन आहिस्ता से इसके कप में आ खड़ी हूँ। तुमने मीशा को चेक किया? हाँ, दातन की आवाज में मायूसी थी। सॉरी तालिया, लेकिन इसके बारे में कोई काबिले गिरफ्त बात मालूम नहीं हुई। वो वही है जो वो खुद को कह रही है, एक सिंगल मदर, एक फोटोग्राफर और टीचर। लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। इसके फाइनेंशियल्स, इसका शनाख्ती कार्ड, ताली के माथे पे बल पड़े। सब चेक किया है, सब साफ है। वो एक सादा और बेगुनाह औरत है, वो कोई कौन वुमेन नहीं। तालिया ने उसकी तरफ घूमी और संजीदगी से बोली, वो बहुत होशियार है, दोबारा चेक करो, कुछ मिल जाएगा। दातन ने मलाल से उसे देखा और गहरी सांस भर के रह गई। तालिया ने पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तालिया, तुम्हारे पास मीशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्या फातिह तुम्हारा यकीन करेगा? तालिया ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकल गई। शायद इसके पास जवाब नहीं था। ध्यान से जाना तालिया, आज मौसम खराब है। मगर तालिया ने नहीं सुना था, वो सुनने की हदूद से बाहर थी। वो और फातिह की रिहाइश का सिरी पर धारा जैसी न थी, बस एक बड़ा सा बंगला था जिसके चारों तरफ वसी और लॉन बना था। फ्रंट पे एक नीला ताला भी था जिसके साथ इस वक्त एक कुर्सी रखी थी और वॉन फातिह पे बैठा था। वो सफेद शर्ट की आस्तीन पीछे मोड़े टेक लगाए बैठा सी आसमान को देख रहा था। जब कार अंदर दाखिल हुई, वो मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। वो सीधी की तरफ आई थी, थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी खुश। वो मिली जुली कैफियत का शिकार लगती थी। सफेद साड़ी में मलबूस वो इस स्याह रात में दमक रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा, चंद कदम वो करीब आई, यहाँ तक कि वो दोनों स्विमिंग पूल के किनारे एक दूसरे के आमने सामने आ रुके। खुशामदीद, मुझे खुशी है कि तुम आ गई। वो इसे देख के गहरी सांस लेकर बोला। ताली ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। आपको शक था मेरे आने पे? शक नहीं था, डर था। लेकिन आपने ही तो कहा था कि कुछ लोगों को अनलव करना आसान नहीं होता। वो मुस्कुराई। इसके गल पे नन्ना सा गड़ा बना। इसके कानों के सुर्ख याकूत चमकी। तालाब की सतह पे पड़ती रोशनी ताले के चेहरे से टकरा के इसे मजीद रोशन बना रही थी। वैसे रिकॉर्ड के लिए क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किन लोगों की बात कर रहे थे आप? वो धीरे से हंस दिया। मैं तुम्हारी बात कर रहा था, तालिया मुराद की, जिसे अनलव करना आसान है ना भुलाना।
इसे महसूस हुआ कि इसकी हथेलियां नरम हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। वसलान के वो दोनों चमकते हुए पोल के किनारे खड़े थे, आसमान के तारों और पोल के पानी से बिल्कुल बेनियाज। क्या आप वाकई मुझे भूल नहीं पाए? इसकी आवाज में नमी दर आई, आंखें फाते हुए जमी थी। तालिया, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? मैं तो कभी नहीं। वो साफ गोई से कह रहा था, हमने अपनी दुनिया में 11 दिन एक दूसरे को जाना था, फिर हम 4 माह के लिए कदीम मलाका चले गए, फिर अपनी दुनिया में हम 6 माह के लिए वापस आए, और फिर 1 माह हमने कदीम मलाका में गुजारा। इसने फाते पे फिक्रा मुकम्मल किया। हाँ, और कल मलाका, और कुल मिला के कितने हुए? 1 बरस भी नहीं, इसने उंगलियों पे गिना। मैं तुम्हारी जिंदगी में 1 बरस रहा था, शायद तुम मेरी जिंदगी में इसके बाद भी 6 बरस तक रही हो। मैंने एक लंबा अरसा तालिया मुराद की याद में गुजारा है। मैं तुम्हें कई दफा खो चुका हूँ, अब की बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गहरा तालिया का सांस रुक गया। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं, गुलाम और शहजादी की हैसियत से, या सुल्तान साज और राजा की बेटी बन के, या फिर बॉस और उनकी बॉडी वूमन? वो बज़ाहिर मुस्कुरा के बोली, अलबत्ता वो महसूस कर सकती थी कि इसका चेहरा देखने लगा था। नहीं, एक फैमिली बन के। वो अपनायत से बोला, तुम मेरी फैमिली हो तालिया। हाँ ठीक है, वो रिश्ता हमने मजबूरी में जोड़ा था। 6 बरस गुजर चुके हैं, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है और मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन इसने गहरी सांस ली। हमारी कहानी इन चीजों से बालतर रही है, हमने जमानों का सफर एक साथ किया है। तुम नहीं थी तो अलग बात थी, लेकिन अब तुम आ गई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा कहीं जाओ। ताली के गले में आंसुओं का गोला अड़कने लगा, आंखों में गुलाबी पंतर आया। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं ना जाओ, यहीं रहो मेरे साथ, मेरे घर का हिस्सा बन के। क्या हम हर चीज दोबारा से शुरू कर सकते हैं? वो बिना पलक झपके इसकी आंखों में देख के पूछ रहा था। इसके अंदाज में एक डर सा था, और वो ये महसूस कर सकती थी। मुझे क्यों लग रहा है कि आपको किसी चीज का डर है? हाँ, इसने एतराफ किया। मुझे 6 बरस से इस बात का खौफ रहा है कि तुम कहीं छुप गई हो और एक दिन अचानक से मुझे डाक में डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दोगे, और मुझे तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इन्हें साइन करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें एक दफा फिर खो दूंगा। इसके अंदाज में बेचारगी थी, अपनायत थी। वो एकदम पुरसुकून सी होके हंसती। इसके सारे वाहिम में सारे खदशात जैसे दूर भाग गए थे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, यानी तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? तालिया जवाब में कुछ कहने लगी, लेकिन फातिह के कब में इसने देखा पोल के दूसरे किनारे पे एक हिरन खड़ा था। रात की तारीकी में इसकी सफेद जल्द चमक रही थी। वो अपनी सब आंखों से तालिया को देखे जा रहा था। तालिया, वो चौकी फिर मुस्कुरा दी। मैं आपको अपना जवाब डिनर के अख्तिताम पे दूंगी। ओके। फातिह मुस्कुरा दिया। आओ, मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। ताली ने इसकी तरफ नजरें मोड़ी। अब वो हिरन वहां नहीं था। इसने सर झटका और फातिह के साथ आगे बढ़ गई। सियाह आसमान अपने परों पे सितारे फैलाए इनको खामोशी से ऊपर देखता रहा। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब बंगले की इमारत की तरफ जा रहे थे। वो आपस में कुछ कह भी रहे थे। किसी बात पे फातिह हल्का सा हंसा भी था। सिकंदर ने खिड़की से यह मंजर नापसंदीदगी से देखा था। इसकी रंगत स्याह पड़ रही थी और माथे पे बल थे। एडम बिन मोहम्मद का स्टडी रूम शाम होते ही सफेद रोशनियों से जगमगा उठा था। खिड़की के शीशों से बाहर फैलता जामनी अंधेरा दिखाई दिया और गरजते बादल सुनाई दे रहे थे। स्टडी टेबल पे खुले लैपटॉप्स, फोन्स और फाइलें बेतरतीबी से पड़ी थी। अहमद निजाम एक लंबी गुफ्तगू के बाद अब खड़े हो रहे थे। मसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने अपने साथ उठते थके थके से एडम से पूछा, क्या वो फातिह नहीं जानते कि ये शख्स कहाँ रहता है जो मिसेस असरा के साथ ज्वेलर्स पे गया था? नहीं, उन्होंने मेरी ईमेल के जवाब में बस इतना बताया कि वो एक जमाने में असरा के वालिद का मुलाजिम था। इसका नाम सरमद है। इसको कई दफा उन्होंने अपने घर आते देखा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है। असरा की मौत के बाद वो कभी नहीं आया। मैंने चंद लोगों को कह रखा है, अगर वो आदमी मुल्क से फरार ना हो गया हो तो जल्द हमारे सामने होगा। तालिया मुराद की बेगुनाही सिर्फ वही साबित कर सकता है। वो उम्मीद से कह रहे थे। एडम उदासी से मुस्कुरा दिया और कंधे उचका दिए। वो अपने तय सब कुछ कर चुके थे। वो रुखसत हो गए तो वो दरवाजा बंद करके लिविंग रूम में आया। इसका अपार्टमेंट बिल्कुल खामोश था। दीवारें, फर्नीचर, टीवी की बुझी स्क्रीन। वो जब भी अकेला होता यूं लगता ये सारी चीजें भी तले हथेली जमाए फुर्सत से उसे देख रही हैं, इस पे तंज कर रही हैं। वो सोफे बैठा और पैर में इस पे रखी, फिर गर्दन पीछे टिका के खामोशी से छत को देखने लगा। तालिया के बाद इसने कभी दोस्त नहीं बनाए थे। दोस्त किस्मत से मिलते हैं, जिसको नहीं मिलते उसको नहीं मिलते। दोस्त से करीब करीब कोई रिश्ता मिल भी जाए तो भी वो दोस्त नहीं होता। इस वक्त से एक दोस्त की जरूरत थी, और इस सारी दौलत, शोहरत और इज्जत के बावजूद एडम बिन मोहम्मद जानता था कि इसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वो दिल की बात कह सके, जो इसे जज ना करे, जिसके साथ वो खुद को आरामदेह महसूस करे। घंटी बजी तो इसने गहरी सांस ली और उठ के दरवाजा तक आया। इंटरकॉम स्क्रीन को देखने की सहमत भी महसूस न की। वो जानता था अहमद निजाम वापस आए होंगे, यकीनन वो कुछ भूल गए होंगे। इसने दरवाजा खोला और फिर वो अगला सांस लेना भूल गया।
पहले अबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए, फिर बेयकीनी से आंखें फैली। दातन? इसके होठों से बेआवाज निकला, कैसे हो राइटर? नैना साबरी मुस्कुराई। वो वैसी ही थी, वही बाल, वही मुस्कुराता चेहरा, वही बेनियाज अंदाज, और एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल वैसी नहीं थी। आप कैसे? इतने अरसे बाद शस्त्र से एडम ने चौखट छोड़ी। वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो इसे रोक भी ना सका, वो इतना शल था। मैंने सोचा तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, फिर आऊंगी। वो तंजिया कहते हुए सोफे बैठी। वो मुतैयर सा उसके पीछे चला आया। मेरी याददाश्त? लम्बे बार को उसे भूल गया था, फिर सच छटका। वो तो बस, हाँ, वो तो बस अपने दोस्तों को खुद से दूर रखने का बहाना था। अगर तुमने वो सब न किया होता तो मैं बहुत पहले आ जाती। घर अच्छा है तुम्हारा, कितना कमा लेते हो? अब अगर दिन मोड़ मोड़ के इसके अपार्टमेंट का जायजा लेती। वजन कम हुआ था, आदत ही नहीं बदली थी। एडम एकदम हंस दिया। जैसे आप अब तक मेरे बैंक अकाउंट्स को खंगाल नहीं चुकी होंगी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो दिलचस्पी से पूछ रही थी ताकि मुझे भी मालूम हो कि मेरे दोस्त कितने दौलतमंद हैं। आप मेरी दौलत की लालच में यहाँ नहीं आई दातन, आप मेरे लिए आए हैं। मुस्कुरा किसके सामने बैठा, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। कुछ देर पहले मैं सोच रहा था कि मैं खुद में कितना अकेला हूँ, लेकिन नहीं, अच्छा हुआ जो इतने साल मैंने झूठे दोस्त नहीं बनाए। इंसान के दोस्त कम हो तो भी वो एक नेमत है, इसे अल्लाह ताला ने खोटे लोगों से महफूज रखा होता है। वो इतनी साफ को इसे कह रहा था कि दातन ने अबरूज का के उसे देखा। तुमने सच बोलना नहीं छोड़ा एडम बिन मोहम्मद। मैं समझी थी अब तक इस दुनिया से कुछ सीख चुकी होगी। और एडम बेख्तियार हंस दिया। एक अरसे बाद इसके सामने कोई आया था जिसके लिए वो एक सेलिब्रिटी नहीं था। तालिया की बात और थी, लेकिन दातन के लिए वो बराबर का एक दोस्त था। सिकंदर इन दोनों को आते देख के अंदर अपने कमरे में चला गया। मुलाजिम उसे बुलाने आया था। वो तीवड़ियां चढ़ाए बाहर आया। तालिया लाउंज से एक सिंगल सोफे पे बैठी थी, दूसरे पे फाते बैठा था। वो मुस्कुरा के सामने बैठी जुलियाना को तालिया के बारे में बता रहा था, जिन दिनों वो फतेह की चीफ ऑफ स्टाफ थी और किस तरह वो हर क्राइसिस में कोई ना कोई हल निकाल लेती। जुलियाना मुस्कुरा के सुन रही थी। इसके अंदाज से तालिया का एतमाद बढ़ा था। और तब इसने सिकंदर को आते दिखा। इसने मुस्कुरा के सर के खाम से सिकंदर को गुड इवनिंग बोला। वो बाजार एक 18-19 बरस का लड़का था, लेकिन इसके माथे के बाल इतने पक्के थे कि तालिया की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। इसने फौरन फाते को देखा। फाते ने सिकंदर के अंदाज को देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो बहुत वकार से उसको नजरअंदाज कर गया था। लाउंज में एकदम तनाव किसी कैफियत दर आई। ऐसे में जुलियाना ने फिजा को खुशगवार बनाने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि आप हमारे घर आई। मुझे थोड़ा थोड़ा आपका हमारे घर में आना याद है। वो आगे होके बैठी, हाथ बाहम मिलाए, कदर शर्मा के बोली, मुझे भी याद है। सिकंदर सरसा बोला, बिलखुसूस जब आप मामा के इंतकाल वाले दिन आई थी। शोर की आवाज सारी घर ने सुनी थी। ताली की रंगत जर्द हुई। इसने फाते को देखा। इसके माथे पे सिकंदर आई, मगर सिकंदर इसे नहीं देख रहा था। वो तालिया की तरफ मुतवज्जा था। वैसे आप इतने साल कहाँ थी? लहजा बिल्कुल ठंडा और सपाट था। मैं जहाँ थी अपनी मर्जी से नहीं थी। वो मद्दम सा मुस्कुरा के बोली, इस औरत में एक मकनातीसी को थी। वो देखती थी सामने वाला खुद ब खुद सब भूल के इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता था। लेकिन सिकंदर की आंखों की चुभन गायब नहीं हुई। मैंने सुना है आपने मेरी मामा के सारे नवादरात बेच दिए हैं। हाँ, वो मुझसे बेहतर कलेक्टर्स की मलकियत है। मैं इनकी हिफाजत वैसे नहीं कर सकती थी जैसे वो करेंगे। माहौल का तनाव बढ़ता जा रहा था। फाते खामोश से इन दोनों को बात करते देख रहा था। तालिया की उन अखियों से उसे देखती मुंतजिर थी आंखें कि वो अपने बेटे को टोकेगा, लेकिन इसने मदाखलत नहीं की। बहुत महंगे बिके होंगे वो। सिकंदर का अंदाजा अजीब था, बहुत। इसकी मुस्कुराहट अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। आप खुश होंगी, मैं कोर्ट में एक केस का सामना कर रही हूँ। अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं मिला। वो सब पांट अंदाज में बोली। वो जिस तरह सोफे के किनारे बैठी थी, इससे साफ जाहिर था वो शदीद गैर आरामदेह महसूस कर रही। मालूम नहीं आपकी कब इससे जान छूटेगी। सिकंदर के कुछ बोलने से पहले जुलियाना तेजी से बोली, गोया तनाव कम करने की एक और कोशिश की, छूट जाएगी। फाते ने इसी इत्मीनान से कहा। वैसे भी तालिया हिम्मत नहीं हारा करती। तालिया अपनी कसम मुस्कुरा दी। इसकी शाम बदमजा हो चुकी थी। मैंने तालिया को इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि फाते इस नरम मगर संजीदा लहजे में बोला, तालिया हमारे लिए फैमिली है और मैं तालिया को ये बताना चाहता था कि इस घर में इसके लिए जगह हमेशा रहेगी। सिकंदर ने महज कंधे उचका दिए। जुलियाना ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। फिर वो उठ खड़ी हुई। मैं आती हूँ। उनको वहीं छोड़ के जुलियाना वहां से निकली और राहदारी की तरफ चली गई। एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो मीशा का चेहरा दिखाई दिया। वो बालों को हेयर बैंड में बांधते हुए मुस्कुरा के बोली, आओ जूली। एमी सो गई। जूली ने पीछे से कमरे में झांका। मीशा ने मुस्कुराते सर हिला दिया। हाँ, क्यों, कोई काम था? आप बाहर आ जाए ना। तालिया आई है। फिर वो हिचकिचाई। मुझे तालिया के आने पे कैसा फील करना चाहिए? मतलब मुझे लगता है तालिया और डैड शादी करने जा रहे हैं। अगर आपके वालिद सिंगल हो और आपको किसी लड़की से मिलवाएं तो इसका यही मतलब होता है ना। क्या तुम खुश हो? मीशा ने गौर से उसका चेहरा देखा। जुलियाना ने इसके हाथ थामे और जुलझन से पूछा,
کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ ہاں جولی، تمہیں ایک اچھی لڑکی کی طرح نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو میں ایک سنگل پیرنٹ اور مجھے معلوم ہے کہ سنگل پیرنٹ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ تمہاری ماما کی ڈیتھ کو بھی اتنے سال ہو گئے ہیں، تمہیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے خوش ہونا چاہیے، ویسے بھی مجھے تالیہ اچھی لگتی ہے۔ جولیانا کھل کے مسکراتی ہے، اور اگر ڈیڈ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں تناؤ کی کیفیت ویسے ہی برقرار تھی۔ پھر سکندر نے ایک دفعہ پھر سامنے بیٹھی تالیہ کو مخاطب کیا۔ فاتح نے بات کا آغاز پھر سے کرنا چاہا تو سکندر نے اچانک سے بات کاٹی۔ ویسے آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھی سکندر؟ وان فاتح کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ اس نے برہمی سے اسے تنبیہ کی۔ میں نے صرف ان کی جاب پوچھی ہے، وہ شانے اچکا کے بولا۔ تالیہ مسکرائی۔ آپ کی یہ مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی، تلخ تھی۔ وہی کرتی تھی جس کے بارے میں اشر نے تمہیں بتایا ہوگا، اور یقیناً بہت کچھ بتایا ہوگا۔ آپ کے فادر نے قدرے تعجب بھری ناراضی سے تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ، کیا ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے؟ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ سکندر کو مجھ سے بہت سے سوال پوچھنے ہیں، آپ اسے پوچھنے دیں۔ اس کا لہجہ اب کے زخمی تھا۔ سکندر نے ایک ناراض نگاہ باپ پہ ڈالی، پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تالیہ نے گلا آمیز نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں میرے لیے جگہ ہے۔ کچھ دیر پہلے کی چمکیلی رات کا فسوں اب تک غائب ہو چکا تھا۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کا تعین میں نے کرنا ہے، میرے بچوں نے نہیں۔ ہمیں اپنے فیصلے کسی دوسرے کے مطابق نہیں بدلنے ہوتے، دوسروں کو ان فیصلوں کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن خاموش ہونا پڑا۔ راہداری سے میشا اور جولیانا چلتی آ رہی تھی۔ جی تالیہ، آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ میشا گرم جوشی سے اس کے قریب آئی۔ تالیہ نے سب پاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر کے خن سے سلام کہہ دیا۔ وہ جو تیزی سے آگے آ رہی تھی کہ تالیہ سے مسافہ کرے، خفیف سی ہو کے وہیں رک گئی، پھر سر جھکا کے سلام کہا۔ بیٹھیے میشا۔ فاتح نے بغور اس کے انداز کو دیکھا اور پھر میشا کی خفت دور کرنے کو کہا۔ تالیہ، یہ میشا ہیں، جولیانا کی ٹیچر، اور ہمارے لیے فیملی کی طرح ہیں۔ جی میں ان کو جانتی ہوں۔ تالیہ کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ در آئی۔ فیملی کی طرح؟ واہ، اتنا آسان ہے کسی کو فیملی بنا لینا۔ جی ہم نمائش پہ ملے تھے۔ میشا سامنے والے صوفے بیٹھی اور مسکرا کے کہنے لگی۔ وہ اخروٹی بالوں کی پونی باندھے ہوئے تھی، گلابی باجو کرنگ پہنے، سر پہ اسٹول اڑے وہ سادہ سے حلے میں بھی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ آپ یہاں رہ رہی ہیں مسز میشا؟ تالیہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جولیانا بغور تالیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ میشا کے ساتھ صوفے میں بیٹھ گئی تھی۔ جی کچھ دن کے لیے۔ اس کی گہری چپتی نظروں کے جواب میں میشا کی نظروں میں صرف اپنائیت اور سادگی تھی۔ یہ سب ایک ناٹک ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور فاتح کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا آپ کا سیکیورٹی پروٹوکول آپ کو خونی رشتہ داروں کے سوا کسی اور کو یوں گھر میں ٹھہرانے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ فیصلہ گھر کے سربراہ کو کرنا ہوتا ہے تالیہ، سیکیورٹی آفیسرز کو نہیں۔ اب کہ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، اسے جیسے تالیہ کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میشا کی خفت میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں بس سونے جا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو جولیانا نے روک دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈیڈ نے کہا نا سب کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ میشا متذب سی واپس بیٹھی، پھر سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جو اسے یوں گھوری تھی جیسے کہ اندر تک اتر جائے گی۔ جی مسز میشا آپ بیٹھیے، تالیہ نے نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی مجھے آپ سے آپ کے فوٹوگرافرز کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی۔ آپ کے فوٹوگرافز کے بارے میں پوچھنا ہے؟ ساتھ ہی وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے ماحول کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ فاتح کے ماتھے کی چیخنیں بھی ڈھیلی ہوئی۔ میشا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ ریئلی، آپ کو میرا کام کیسا لگا؟ بہت اچھا۔ کتنے عرصے میں یہ فوٹوگرافز کھینچی تھی آپ نے؟ قریباً 6 ماہ میں۔ وہ خوش دلی سے بتانے لگی۔ مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں، میں جہاں کوئی گھوڑا دیکھتی ہوں اس کی تصویر کھینچ لیتی ہوں۔ انٹرسٹنگ۔ ویسے آپ نے کبھی گھوڑے پالے ہیں؟ میشا نے نفی میں سر ہلائے۔ نہیں میں نے پالے ہیں۔ وہ نظریں میشا سے ہٹائے بغیر بولی۔ اور جو گھوڑے نہیں پالتا اس کو لگتا ہے کہ سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے دوسری قوموں کے لوگ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں۔ سارے چائنیز، سارے افریقی ایک سی شکل والے لگتے ہیں، لیکن ان میں رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ ایسے ہی ہر گھوڑے کا چہرہ اور جسم مختلف ہوتا ہے۔ مجھے گھوڑوں کی شکلیں یاد رہتی ہیں۔ اچھا گڈ۔ میشا کو جیسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، تالیہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں ویسے ایک سنگاپورین فوٹوگرافر پیٹر ہاوانگ کا کام دیکھ رہی تھی، وہ بھی سیاہ گھوڑوں کی تصاویر لیتا ہے۔ آپ کے اس کی تصاویر میں صرف پس منظر کا فرق تھا۔ گھوڑے ایک سے تھے، ان کے کھڑے ہونے کا انداز تک ایک ہی تھا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسرے فوٹوگرافرز کا کام چراتی ہوں؟ میشا افسوس سے بولی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سیاہ اور سفید دونوں گھوڑے کی پہچان ہے تالیہ۔ فاتح نے تعجب سے تنبیہ کی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے مگر گفتگو غلط سمجھ جا رہی تھی۔ ایک ہی گھوڑے کی سمت کی تصویر دو لوگ بھی لے سکتے ہیں۔
जूलियाना नागवारी से बोली। वो शाम बद से बदतर होती जा रही थी। तालिया कुछ कहने लगी कि मीशा संजीदगी से बोली, पीटर के घोड़े का नाम राजली है। पीटर मेरा अच्छा दोस्त है और उस्ताद रहा है। मीशा ने फोन पे बटन दबाए और एक तस्वीर निकाल के इसके सामने की। ये पीटर खड़ा है मेरे साथ इसकी नुमाइश पे, वो मुझे गाइड करता रहता है। आप इससे भी पूछ सकती हैं, मैंने सिर्फ इसके घोड़े की तस्वीर बनाई है, इसका काम नहीं चुराया। वो संजीदगी से वजाहत दे रही थी। फातिह ने अफसोस से उसे देखा। तालिया का चेहरा सब पार था। इसने महज शाने उचकाए। आपने अपना होमवर्क कर रखा है, मैं क्या कह सकती हूँ। जी तालिया, आप शायद मुझे पसंद नहीं करती। मीशा ठहरे हुए अंदाज में बोली, या आपको मेरी तरफ से कोई गलत फहमी है शायद। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी शाम तल्ख हो रही है, मैं अब सोने जाती हूँ। वो उठते हुए बोली, मुझे वैसे भी यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सुबह यहाँ से अपनी बेटी के साथ मूव कर जाऊंगी। आप अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर ले, क्योंकि अल्लाह शाहिद है मैंने हमेशा आपकी हिमायत की है। वो बाबा का अंदाज में अपनी सफाई देते हुए सबको शब बखैर कह के मुड़ गई। मेरी हिमायत? तालिया ने उठाया। इसके तासुरात वैसे ही थे। मीशा गहरी सांस लेकर पलटी, जैसे अब इसके तफ्तीशी अंदाज से तंग आ गई हो, लेकिन मेहमान होने की वजह से लिहाज कर रही हो। आप जूलियाना से पूछ सकती हैं। क्या मैंने नहीं कहा था कि जूलियाना अदालत में आपके हक में गवाही दे? फातिह ने भी इख्तियार पेशानी को छुआ। हर शय जैसे पलट के रह गई थी। अदालत? ताली ने चौक के फातिह को दिखा। मिसेस मीशा, आप रेस्ट करें, मैं हैंडल कर लूंगा। फातिह के कहने पे मीशा संजीदा चेहरे के साथ वहां से रुखसत हो गई, लेकिन ताले मुराद अपनी नशिस्त पे सीधी होकर बैठ गई थी। क्या कह रही थी फातिह? जूलियाना ने एक नाराज नजर ताले पे डाली और उठ के मीशा के पीछे चली गई। तालिया, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? वो जब तक खामोशी से कर रहा था, उठते हुए बोला और स्टडी की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे के दरवाजे की झिरी से सिकंदर ने इन दोनों को बिगड़े तासुरात के साथ स्टडी की तरफ जाते देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? वो दोनों स्टडी में आए तो तालिया बरमी से बोली। वो उसकी तरफ घुमा और इससे ज्यादा तलखी से बोला, ये किस तरह का सबक था तालिया? मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता हूँ और तुम मुझे आपकी फैमिली का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन आपको बचाने की एक कोशिश करना चाहती थी। ये औरत, इसने हाथ से बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया, ये औरत फ्रॉड है। कौन वुमन है? आपको दावत है कि आप अपने घर में दाखिल होने वाली औरतों की नियत समझ जाते हैं। आपकी वो सब बेकार होती जा रही है। अल्लाह, इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने माथे को छुआ। हम इसको 2 साल से जानते हैं, वो कोई फ्रॉड नहीं है, वो मेरी बेटी की ट्यूटर है। बुरे वक्त में इसने हमारा साथ दिया है। वो एक बहरूपिया है और आपको नुकसान देने के लिए आपकी जिंदगी में दाखिल हुई है। इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत दफा हो चुकी है। ऐसी कोई बात होती तो सामने आ जाती। पिछली जोर की कड़की ऐसे जैसे कहीं दूर किसी के दिल पे गिरी हो। यानी मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है? तुम ये बात किस बुनियाद पे कह रही हो? वो आपके गहरी सांस लेकर बोला, अगर ये औरत वाकई फ्रॉड है तो इसकी बुरी तफ्तीश की जाएगी। मुझे कोई ठोस वजह दो, वरना मैं कैसे एक मजलूम औरत को मशकूक करार देकर सिक्योरिटी एजेंसियों को इसके पीछे लगा दूं। मतलब वही हुआ ना, अली के कॉल पे आपको यकीन नहीं है? वो बेबसी भरे गुस्से से बोली। वो दोनों स्टडी के वस्त में आमने सामने खड़े, दोनों के चेहरे तल्ख तासुरात की आवाज का बने हुए थे। खिड़की के शीशे पे बारिश के कतरे एकदम तड़ाते हुए गिरने लगे। तुम्हें क्यों लगा कि वो कोई फ्रॉड है? क्योंकि इसे जुल्कफली ने भेजा है ताली मुराद के साचे पे तराश के, ताकि इसे आपकी जिंदगी में दाखिल कर सके। क्या तुमने जुल्कफली से इस बारे में पूछा है? वो संजीदगी से पूछ रहा था। हाँ, और जाहिर है इसने इनकार कर दिया, लेकिन मैं जानती हूँ ये इसी का काम है। फातिह ने मलाल से सर झटका। खिड़कियों पे बरसती बूंदों की आवाज तेज हो गई थी। तुम 6 साल पहले दौर में जी रही हो, जब जुल्कफली हमारा दुश्मन था। तुम ये बात तब कहती तो मैं मान जाते, लेकिन अब इस बात को बरसों गुजर चुके हैं। पलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। तालिया बेबसी भरे गुस्से से उसे देख गई। इसकी चमकीली शाम को किसने जला के राख कर दिया था? आपको नहीं मानना, आप ना माने, मगर मुझे बताया मीशा क्या कह रही थी। वो जूलियाना की बात कर रही थी। फातिह ने सर झटका और मैं इसकी दूसरी जानिब आया। एक खिड़की खुली थी, इससे पानी अंदर आ रहा था। जब वो केक आते थे तो जूलियाना इन्हें देखती थी। इन पे आइसिंग नहीं होती थी, यानी आइसिंग बाद में छिड़की जाती थी। वो खिड़की बंद करते हुए कह रहा था और वो यकटकी से देख रही थी। और आप खामोश रहे, इसने मुझे भी बहुत अरसे बाद बताया था। और जूलियाना नफसाती तौर पर बहुत कमजोर है, वो कभी अदालत जाके गवाही नहीं दे सकती, और अगर वो बयान भी दे दे तो मीडिया इसको इतने बरस खामोश रहने की बहुत बुरी सजा देगा। वो खबरों का मरकज बन जाएगी। वो इस सबको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो मेरी बेटी है तालिया, और मैं ये नहीं कह रही कि जूलियाना मेरे लिए गवाही दे। मैं इतनी जालिम नहीं हूं, लेकिन आप खामोश रहे मेरे सामने। आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो भी यकीन थी, क्योंकि ये जरूरी नहीं था। जब इसने गवाही नहीं देनी तो इसका क्या फायदा होता? ताली ने दुख से उसे देखते हुए नफी में सर हिलाया। आपने तालिया को बचाने की कोशिश कब की है? बाहर बार बार बिजली चमकती, सारा लॉन रोशन हो जाता, फिर वही अंधेरा छा जाता। रोशनी की जिंदगी बहुत कम थी। ओह,
तुम वाकई ऐसा समझती हो? फतेह को इसकी बात से जैसे धक्का सा लगा। जब सुल्तान ने इस नन्हे बच्चे को मारा था तो क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊं? क्या मैंने तुम्हारे लिए चाबी हासिल नहीं की थी? आपने वो सब अपने लिए किया था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आपने यूसुफ से क्या सौदा किया था। फतेह ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए था। क्या आपको मुझ पे भरोसा है? नहीं। आप हमेशा मेरे इल्म में लाए बगैर फैसले करते हैं फतेह। मेरे बाप से सौदा करना हो या यूसुफ से, आप मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझते। आप फैसला करते हैं और चाहते कि दुनिया इसके मुताबिक खुद को बदले। यूसुफ ठीक कहती थी। आप खुद गर्ज हैं कि सिर्फ मैं हूं जो हर बात नहीं बताता। जब तुम एडम की दवा के लिए अपने बाप के पास वापस जाना चाहती थी तो क्या तुमने मुझे बताया था? इस बात से आपका ताल्लुक नहीं था। जुलियाना वाली बात से मेरा ताल्लुक था। आपको मुझे बताना चाहिए था, लेकिन आप मुझे कभी नहीं बचाएंगे। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे हटने लगी। एक मैं का मकल हूं जो आपको इस औरत से बचाने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं 2 दफा इलेक्शन जीता हूँ और तब मेरे साथ तुम नहीं थी। बारिश इतनी जोर से बरस रही थी गोया पानी दीवारें तोड़ के अंदर आ घुसे। वो चंदा में ऐसे गम और गुस्से से देखती रही। वो भी ऐसी ही शाकी नजरों से उसे देख रहा था। आपकी जिंदगी में मेरी जगह नहीं है, ना आपको मेरी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक ऐसा सियासतदान रहूंगा जो तुम्हारे पीठ पीछे लोगों से सौदे कर लेता है। वो तलखी से बोला। बाहर बरसती बारिश की आवाज में बादल की गरज भी शामिल हो गई थी। जब ऐसा ही करना था तो मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छा किया मुझे बुला लिया। मेरे लिए फैसला आसान हो गया। वो उल्टे कदमों पीछे हटते हुए कह रही थी। मैंने कहा था कि आज की शाम के अख्तिताम पे मैं आपको अपना जवाब दे दूंगी, तो मेरा जवाब भी सुन ले। वो ज़ख्मी लहजे में कह रही थी। मेरी जिंदगी में भी फातेह आपकी अब जगह नहीं रही। हमारे दरमियान वक्त आ चुका है। ये कह के वो अपनी सफेद हील्स पे उल्टी घूमी, दरवाजे का हैंडल घुमा के खोला, फिर कुछ सोच के गर्दन मोड़ी। मैं आपको डाइवोर्स पेपर्स नजरिया डाक नहीं भेजूंगी, खुद ले आऊंगी। साइन कर दीजिएगा। तुम एक दफा फिर हालात का सामना करने के बजाय फरार इख्तियार कर रही हो, जैसे तुम हमेशा करती हो। वो भी इतनी तलखी से बोला। तालिया तेजी से बाहर निकला। इसकी आंखें नम हो चुकी थी, मगर इसने इनको रगड़ दिया। बाहर सीढ़ी के करीब जुलियाना और सिकंदर सर जोड़े खड़े थे। उन्होंने इन दोनों की ऊंची आवाजें बारिश के शोर में भी सुन ली थी। तालिया बैरून दरवाजे की तरफ जाते जाते इनके करीब उठी। मैं जानती हूँ तुम समझते हो मैंने तुम्हारी माँ का कत्ल किया था। सिकंदर को देख के वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोली। मेरी तरफ से तुम क्या, बल्कि सारा मुल्क भी समझता रहता। तालिया मुराद को फर्क नहीं पड़ता। फाइन बाय मी। सिकंदर लाजवाब सा हो गया। कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर कह नहीं सका। वो पहले ही कह चुकी थी इसे फर्क नहीं पड़ता, और तुम समझती हो कि मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ। इसने अब के संजीदगी से जूलियाना को देखा, जो तुम्हारे डैड की जिंदगी में दाखिल हो के फायदा उठाना चाहती है। मगर बेफिक्र रहो, तुम्हारे डैड के पास ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बाप के पास नहीं था। जानती हो मेरे पापा कौन थे? जूलियाना जो बस उसे देखे जा रही थी नफी में सर हिला के रह गई। मेरे पापा अपने मुल्क के अमीर तरीन आदमियों में से एक थे, और जब वॉन फातेह सजनवी मुल्क में गए जहाँ कोई उनको नहीं जानता था, तो वो मेरे पापा के पास मुलाजमत करने लगे। इसने अंगूठी वाली उंगली से सीने पे दस्तक दी। मेरे पापा के पास वॉन फातेह को इस अजनबी मुल्क में शनाख्त मेरे पापा ने दी थी। वॉन फातेह को इस अजनबी मुल्क में शनाख्त मेरे पापा ने दी थी। अमेरिका में? जूलियाना सांस रोक के तहियर से फैलाए से देख रही थी। अपने डैड से पूछ लेना, वो इस बात का इनकार नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा ना, तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं जिंदगी में पहले नहीं देख चुकी। ये कह के वो आगे बढ़ गई। अब वो मजीद एक लम्हा इस घर में नहीं रुक सकती थी, जिसके मकीनों के दिल में इसके लिए जगह नहीं थी। सारे फैसले आसान हो गए। इसने कहा, डाइवोर्स पेपर। जूलियाना अभी तक हक्का बक्का थी। दोनों ने स्टडी से आती लड़ाई का अख्तिताम बहुत वाज़ेह सुना था। क्या डैड और तालिया ने शादी कर ली थी? ऐश ने कहा था ऐसा कुछ जरूर होगा इनके दरमियान, लेकिन अगर ऐसा है भी तो फिक्र ना करो, वो खत्म होने वाला है। सिकंदर ने तसल्ली आमेज अंदाज में गहरी सांस ली। जूलियाना की आंखें भीगने लगी। तालिया तो चली गई थी, लेकिन इनके घर का माहौल मुकद्दर हो चुका था। बार बारिश इसी तरह तड़ातड़ बरसे जा रही थी। एडम बिन मोहम्मद के अपार्टमेंट की ऊंची खिड़कियों पे भी बारिश की बूंदें गिर रही थी। शहर के इस हिस्से में अलबत्ता इनकी शिद्दत हल्की थी। बादलों की गरज की आवाज भी ना आती थी। यहाँ बारिश कहर बन के नाजिल नहीं हुई। यहाँ वो नरम फुहार की सूरत पर रस रही थी, और ऐसे में गर्मा गर्म कॉफी की महक ने माहौल को मजीद खूबसूरत बना दिया था। मुझे नहीं याद मैंने आखिरी दफा किसके लिए कॉफी बनाई थी। ओपन किचन से निकलते एडम के हाथ में 2 गर्मा गर्म मग थे, और वो मुस्कुराते हुए लाउंज में आते हुए कह रहा था। एक मग सोफे में बैठी दातन को पकड़ाया और खुद सामने बैठा। मैं तो कॉफी बनाना भूल चुका था। दातन ने घूंट भरा, फिर माथे पे चिकनी डाली। हाँ,
पता चल रहा है। एडम ने बुरा मुंह बनाए बगैर टांग पर टांग जमाए मुस्कुरा के घूम पड़ते हुए उसे देखा। आपके बच्चे कैसे हैं? उनका पैसे बेचती रहती हूँ इसलिए खुश है मुझसे। इतनी तल्ख न हो, हम सब किसी न किसी रिश्ते के मामले में खल्लाश होते हैं। वो हल्का फुल्का नजर आ रहा था, फिर सरसरी सा पूछा, चितालिया से मिली आप? हाँ, कल से इसके एक वहमी की तहकीक में लगी है। वो बुरे मुंह के साथ मीशा वाला किस्सा बताने लगी। मीशा के बारे में कुछ मनफी नहीं मिला। एडम हैरान हुआ, लेकिन वो तो कौन आर्टिस्ट थी, कुछ तो मिलना चाहिए था। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो वाकई फ्रॉड है? एडम सोच में पड़ गया। मुझे चैताली ने ऐसा कहा है तो कुछ देर के लिए मैं भी इनकी बात मान गया, लेकिन 2 साल एक लंबा अरसा होता है। वो चौंका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चितालिया वही देख रही है जो वो देखना चाहती है? मेरा भी यही ख्याल है। वो ये कबूल नहीं कर पा रही कि फातिह को इसकी जरूरत नहीं रही। फिर इसने कॉफी का घूंट भरते हुए बकौल एडम को देखा। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी कैसे जा रही है? देख नहीं रही, सब कुछ तो है मेरे पास, खुश हूँ, मजे में हूँ। दातन ने अफसोस से उसे देखा। मैं बड़े फख्र से कहा करती थी कि एडम बिन मोहम्मद हमेशा सच बोलता है। आपकी कही अक्सर बातें सच नहीं निकलती। नहीं बताया तुमने उसको? दातन के सवाल ने इसे चुप करवा दिया। लाउंज में सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदों की हल्की सी आवाज भी खामोश हो गई। ये एडम के अंदर का सन्नाटा था जो एकदम सारे पे छा गया था। कोशिश की थी, लेकिन फिर हम कई साल के लिए अलग हो गए और इस बारे में बात नहीं कर सके। मैं समझी थी अब तक तुम अपने लिए लड़ना सीख चुके होंगे, लेकिन तुम एडम, तुम अब भी खुद को सेकंड बेस्ट समझते हो, इसलिए तुम उसको नहीं कुछ बता पाए। कब निकलोगे अपने एहसास कमतरी से? और अगर मेरे बताने से वो भी खत्म हो गया जो मेरे और चैताली के दरमियान है, अगर हमारे दरमियान मामलात इतने ऑकवर्ड हो गए कि हम बात करने से भी रह गए, तो 6 साल तक सब ऐसा ही था। इसके बगैर मर तो नहीं गए तुम। हट्टे कट्टे हो, कमा रहे हो, काम कर रहे हो। वो चल के बोली। दातन, एडम ने मत रखा और संजीदगी से पूछा, सच सच बताएं, अगर मैं उनको सब बता दूं और इनसे इंतखाब करने के लिए कहूं तो क्या वो मुझे चुनेगी? नहीं, दातन सोगवारियत से बोली, लेकिन मेरी कही अक्सर बातें सच नहीं निकलती। एडम के तने आसार ढीले पड़ गए, चेहरा बुझ गया। लेकिन अगर उन्होंने मुझे नहीं चुना तो मैं ये बात इनसे क्यों कहूँ? अगर वो तुम्हारा इंतखाब कर लेगी तो तुम्हें मोहब्बत मिल जाएगी, नहीं करेगी तो क्लोजर मिल जाएगा। मूव ऑन करने के लिए क्लोजर सबको चाहिए होता है, और फिर तुम्हारे पास खोने को क्या है? रतन की बात पे वो खामोश हो गया। इसके अंदर का सन्नाटा बोलता हुआ महसूस होने लगा था। हालिम का अपार्टमेंट रात के इस पहर खामोश पड़ा था। इमारत की बैरूनी दीवारों पे गिरा बारिश का पानी अब तक सूख चुका था। खिड़कियों पे जमी हुई सफेद लड़ियां नजर आ रही थी। तूफान खुद रुखसत हो गया था, लेकिन अपना निशान छोड़ गया था। दातन अंदर दाखिल हुई तो ऐसी वीरानी थी इस घर में कि दिल हौल जाता था। लिविंग रूम की खिड़कियां खुली थी और हवा अंदर आ रही थी। बालकनी की मुंडेर पे परिंदे बैठे थे, आहट पे उड़ गए। जाने कौन से परिंदे थे और यहाँ क्यों आए थे? दातन कुछ देर अंधेरे लिविंग रूम में खड़े रही। सारी बत्तियां बुझी थी, सिर्फ एक नीचे सड़क से आती ट्रैफिक की रोशनी या इर्द गिर्द की रोशनी इमारतों के बायस कमरे के खतोखाल नजर आती थी। सफेद साड़ी वाली तालिया बड़े सोफे से कमर टिकाए फर्श पे बैठी थी, बाजू घुटने के गिर्द लपेटे वो गुमसुम सी बैठी थी। ढीले जूड़े से उलझी उलझी लटे बाहर निकल रही थी। दातन की नजरें की सफेद हील सक गई जो मुखालिफ सिमतों में उतार के फेंकी गई थी। जेवरात में इस पे लावारिस पड़े थे। वो खुद को हीरो की कैसे आजाद की उदास बैठी थी। मैं समझी थी कि एक जमाना गुजर चुका है। दातन सोगवारियत से बोली, अब मैं हालिम के घर में दाखिल होंगी तो मंजर मुख्तलिफ होगा। नया घर, नई जिंदगी, लेकिन पुरानी तालिया। तालिया ने भी का चेहरा उठाया। तालिया कभी किसी की नजर में मोतबर नहीं होगी। और पुराने मसले। दातन ने फिक्र मुकम्मल किया और अपना पर्स में पे रखा। खुद सोफे पे आ बैठी तालिया के बिल्कुल साथ। फिर आराम से इसका चेहरा देखा। मैंने कहा था ना, मौसम के तेवर अच्छे नहीं है, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो घुटनों पे थोड़ी रखे भीगी उस दीवार को देखते हुए बोली, हुआ क्या था? इनके बेटे ने मुझे मेरा माजी याद कराया। बेटी ने चंद लम्हे तक मुझे पसंद किया, लेकिन जैसे ही मैंने इनको इनके घर में सच्ची नकली पेंटिंग की हकीकत बतानी चाहिए, वो सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए। और फातिह से झगड़ा क्यों हुआ अब तो याद भी नहीं कि किस बात पे झगड़ा हुआ। बस इतना याद है कि इनके पास मेरे लिए कोई मुकाम नहीं है। खुली खिड़कियों से आती ठंडी हवा से जमीन पे गिरा इसकी साड़ी का सफेद पल्लू फड़फड़ाने लगा। दातन की नजरें इसकी साड़ी पे फिसली। और तुम्हारा दिल टूट गया क्योंकि तुम फातिह को बचा नहीं सकी। तुम अच्छी तालिया हो अब, और तुम्हारी जिम्मेदारी है सबकी जिंदगी बचाना। तुम्हारा दिल टूटना ही था तो फिर मैं और क्या करती? दातन वो रंधी आवाज में कहते हुए अंधेरे को दिख रही थी। मैं कैसे अपने सफेद घोड़े पे धब्बा लगने दे सकती थी? सफेद घोड़ा? क्या तुम किताबें नहीं पढ़ती? दातन किताबों में
लोगों को उनका खुशगवार अंजाम सिर्फ तब मिलता है जब सफेद घोड़े वाला शहजादा आता है और सबको बचा लेता है। तालिया वही सेवियर है। इसे अपनी कहानी के किरदारों के दिल भी जीतने थे और इन्हें बचाना भी था, लेकिन तालिया का घोड़ा दागदार हो गया क्योंकि वो वैसा नहीं कर सकी। सफेद घोड़े वालों का मासी दागदार नहीं होना चाहिए, न इनकी जबान से तल्ख इनका शफात होने चाहिए, यानी कि प्रिंसेस चार्मिंग। दातन ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन क्या मैं तुम्हें हकीकत बताऊं तालिया? ताली ने भी की आंखें उठा के देखा। हमारी दुनिया में सफेद घोड़े नहीं होते। इसकी आवाज ठंडे घर की दीवारों से पलट पलट के सुनाई दी। तालिया की आंखों से एक आंसू टपका और गाल पे लुढ़क गया। सुना तुमने? इस दुनिया में किसी का घोड़ा सफेद नहीं और तुम सफेद घोड़े वाली शहजादी नहीं हो जो सबको बचा लेगी तो उसको इसकी हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी। तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना फाते के न इसके बच्चों के। तुम अपने असल से ना भागो, यानी मैं अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ चली जाऊं। मैं ये नहीं कह रही तुमने जराइम छोड़ दिए, झूठ छोड़ दिए, अच्छा किया। हर एक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तालिया अपना आप नहीं छोड़ सकती, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और तालिया कौन है? ठंडी हवा बार बार इसके चेहरे पे बाल बखेर देती, लेकिन तालिया इनको पीछे नहीं हटा रही। तालिया एक मोतबर लड़की है, अपनी नजरों में मोतबर लड़की। दातन ने नरमी से इसके हाथ थामे। सिर्फ एक शख्स से जिसे तालिया को माफ करने की जरूरत है, और वो है खुद तालिया मुराद। तुमने सिर्फ खुद को माफ करना है, तुम्हें तुम्हारी हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी तालिया। क्या मैं अपनी कहानी का व्हाइट नाइट नहीं हूँ दातन? हम सब अपने अपने व्हाइट नाइट खुद होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपना ही व्हाइट नाइट बनना चाहिए। तुम्हें सारी दुनिया को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सारी दुनिया की नजरों में हीरो बनने की जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे फाते के साथ रहना है तो क्या मुझे इनसे जुड़े लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए? वो किसी बच्चे की तरह सवाल कर रही थी। नहीं तालिया, तुम्हें सिर्फ फाते की मोहब्बत चाहिए। तुम्हें खुद को माफ करके अपनी जिंदगी बनानी है। तुम फाते को नहीं छोड़ सकती सिर्फ इसलिए कि इसके बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते। बहुत सी बातें जमा हो गई हैं, सिर्फ एक ये बात नहीं है। ताली ने आंखें मूंद ली। कर्ब सा कर्ब था जो अंदर बाहर छाया था। मैं क्या करूं? फाते क्या कहता है? वो कहता है कि मैं हमेशा फरार इख्तियार करती हूँ। क्या दुरुस्त कहता है? शायद मैं हमेशा फरार ही तो इख्तियार करती हूँ। घायल गजल की हकीकत नहीं बताई उनको। फाते की यादाश्त खोने पे खामोशी से एक अरसा इनकी स्टॉफर बनी रही। उनको बताए बगैर एडम के साथ कदीम मलाका जा रही थी मैं। और क्या तुम्हें तुम्हारी हैप्पी एंडिंग मिल गई? ताले ने नफी में गर्दन हिलाई। अगर तुम वही गलत इंतखाबात करती रहोगी तुम्हें कभी तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी। हैप्पी एंडिंग दुरुस्त फैसले करने वालों को मिला करती है। तुमने अब नहीं बचाना फाते को या किसी और को। अब तुम सिर्फ खुद को बचाओगी। अब तुम खुद को माफ करना सीखोगी। तुम किसी दूसरे का गिल्ट नहीं उठाओगी। तुम सिर्फ अपनी हीरो हो। और इस सब से क्या होगा? फाते को तो मैं खो चुकी हूँ। क्या तुम इससे दोबारा नहीं हासिल कर सकती? क्या तुम अपना झगड़ा नहीं छोड़ सकती? तालिया ने आंखें रगड़ी और ताज्जुब से उसे देखा। कल तुम कह रही थी कि मैं इनको छोड़ दूं, तब मैंने तुम्हें सफेद साड़ी में इसलिए इस लुटे पुटे हाल में नहीं देखा था। मैं गलत थी तालिया। इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करता हो, बल्कि इसके साथ गुजारनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे और तुम इससे मोहब्बत करो। नहीं दातन, मैं फैसला कर चुकी हूँ। इसने नाक से गीली सांस अंदर खींची। मैं वो अनफते से अलहदा हो रही। दातन चलना में मलाल से उसे देखती रही। ओके, फिर तुम खुद को माफ करके आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हें अपने आप पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम वो काम छोड़ चुकी हो, अपना आप नहीं छोड़ सकती। तुम अपनी नजरों में मोतबर हो क्योंकि सफेद घोड़े हमारी दुनिया में नहीं होते। वो बड़बड़ाई, क्योंकि सफेद घोड़े हमारी दुनिया में नहीं होते, दातन ने दोहराया। तालिया ने इस बात में सर हिला दिया, फिर उंगलियों से आंखें दोबारा मली। इसकी आंखें बहते काजल से सियाह हो चुकी थी, लेकिन मंजर अब काफी हद तक वाज़ेह था। मैं सफेद घोड़े का बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाऊंगी। मुझे खुद को इस बोझ से हल्का करना है। वो खुद से कह रही थी। ठंडी हवा से इसकी साड़ी का पल्लू हनूज फड़फड़ा रहा था।